है। इसी टाइम पर सुनो दिखाई देता है इस पेड़ की तरफ जो बंदा बढ़ रहा था वो भी सोनिया नहीं है। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते वो चांद के एकदम पास से पहुंच चुका है। ये देखकर यूटेन सोचने लगती है ये लड़का तो काफी कमाल का है। मूनलाइट चीजें पहुंचने के बाद में इस तरह का दृश्य दिखाई देना काफी रेयर होता है। इस लड़के को ये दिखाई दे रहा है यानी इसका मतलब ये इस वर्ल्ड का नया इमोर्टल किंग बन सकता है। इसी टाइम पर सुनिल का कंडीशन पूरा हो जाता है। वो जल्दी से अपने आँख खोलता है और कहने लगता है फाइनली मैं कामयाब हुआ। मुझे अपनी बॉडी के अंदर काफी एनर्जी फील हो रही है। जब सुनिया नहीं कह रहा होता है तब उससे आके पुचर चमक रही होती है। वही कहता है मुझे पावर तो फील हो रही है लेकिन ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी के अंदर कुछ काफी अजीब सा है, कुछ अनरियल। जिजन कहती है ये इसलिए है क्योंकि तुमने न केवल अपना ब्रेक थ्रू किया है बल्कि तुम्हें एक नया टैलेंट मिला है जिसका नाम है फिनमेनॉन। इस टैलेंट का यूज करके तुम अपनी कॉम्बैट पावर को डबल कर सकते हो। सुनिल कहता है मैं अपनी कॉम्बैट पावर को डबल कर सकता हूँ, ये तो काफी शानदार टैलेंट है। जब टैलेंट के बारे में मुझे और कुछ बता सकती है। जीटन कहती है कोई भी कल्टिवेटर मेनली दो टाइप से कल्टिवेटर करता है, एक होता है स्पिरिचुअल कल्टिवेटर और दूसरा होता है मार्शल आर्ट कल्टिवेटर। तुम दोनों सीख रहे हो। मार्शल आर्ट कल्टिवेशन में तुम्हारे पास में ड्रैगन फिजिक है जो कि तुम्हें काफी अच्छी पावर देता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी मजबूती आती है और इसके अलावा भी कई तरह कल्टिवेशन स्किल्स के अंदर तुम इस फिजिक का यूज करते हो। अब तक जो तुम्हारा स्पिरिचुअल कल्टिवेशन था उसके अंदर कोई भी फिजिक नहीं था लेकिन अब तुम्हारे पास में स्पिरिचुअल कल्टिवेशन में भी एक फिजिक है जिसका नाम है इमोर्टल किंग फिजिक। इसी वजह से तुम्हारा नया टैलेंट अपीयर हुआ है। सुनन कहता है अब ये इमोर्टल किंग फिजिक क्या होता है। जीजन कहती है तुम्हें जो चौंकने की जरूरत नहीं है, तुम बस इतना समझ लो कि जिस तरीके से तुम अपना कल्टिवेशन करके अपनी पावर को बढ़ाते हो वैसे ही इस फिजिक की मदद से भी तुम्हारी पावर बढ़ती जाएगी। इस फिजिक की मदद से तुम्हें एक काफी अच्छा पावर बूस्ट मिलेगा जो कि तुम्हारे कल्टिवेशन के अंदर तुम्हारी पावर को इंप्रूव करेगा। जैसे जैसे तुम आगे कल्टिवेशन करते जाओगे ये फिजिक भी धीरे धीरे अवाक होता जाएगा जिससे हो सकता है तुम्हें और भी नए नए टैलेंट मिले। सुनियन कहता है तब क्या होगा जब मैं अपने इस ड्रैगन फिजिक को पूरी तरह से अवाक कर लूंगा तब तो मुझे एक बहुत ही बड़ा पावर बूस्ट मिलेगा। हो सकता है बहुत सारे टैलेंट्स मेरे पास में हो, मुझे एक बार कोशिश करके देखनी चाहिए, हो सकता है मैं अभी उसे अवाक करने में कामयाब हो जाऊं। ये कहते सुनियान अपने पास से इस ड्रैगन सील को बाहर निकालता है जो कि उसे उस गुफा के अंदर मिला था। जीटेन कहती है नहीं तुम्हें अभी इसका यूज करना नहीं चाहिए, ये एक बहुत ही रेयर मटेरियल है, इसे किसी और दिन के लिए अपने पास में बचा के रखो। लेकिन फिर भी अगर तुम इसकी एनर्जी को थोड़ा बहुत यूज करना चाहते हो तो इसे केवल अपने नाक के पास में लेके आओ और जोर से इनहेल करो। इसके साथ ही तुम्हारे बॉडी के अंदर काफी एनर्जी आ जाएगी। ये सुनने के साथ ही सुनिल बिल्कुल वैसा करता है, वो उसे अपने नाक के पास में ले जाकर जोर से इनहेल करता है जिससे एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर आती है और तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती है। इससे सुनिल की आंखों के ऊपर इफेक्ट हुआ है। वो कहने लगता है ये तो काफी शानदार है, मेरी आंखों में एक अलग ही तरह की पावर आ गई है, अब मुझे इल्यूजन के आर पर दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर मैं इन आइस पावर को अपने स्पिरिचुअल सेंस के अंदर यूज करूं तो मैं किसी भी एनिमी की सोल के ऊपर भी अटैक कर सकता हूं। ये सुनकर अब जीटियन खुद भी काफी चौंक जाती है। वो सोचने लगती है ये तो काफी शानदार है, इतना सा इनहेल करने पर इस लड़के के अंदर इतनी ज्यादा पावर आ गई। तभी सुनिल आगे बोलता है अब मेरा ब्रेक थ्रू तो हो ही चुका है, मैं मूनलाइट स्टेज पहुंच चुका हूँ, यानी कि अब टाइम हो गया है मैं जल्दी से गवर्नर के पास में जाऊं, उसे मुझसे कुछ काम था, वो मुझे गाइड करने वाला है। ये कहने के बाद सुनियान ये सारी बातें बंद करके अपने घर से बाहर निकलता है। तभी उसे एक बहुत जोर से आवाज आती है, कुछ चिल्लाते हुए कहता है सुनियान तुम कहाँ पर हो। ये आवाज शिफेंग की होती है जो कि रोते हुए सब कुछ कह रहा होता है जिससे सुनियन भी घबरा जाता है। वो इधर जल्दी देखने लगता है, उसे दिखाई देता है शिफेंग कहीं से उधर तरफ आ रहा है। वो सुनियन के पास में आकर उसे कहने लगता है सुनियन एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, जियांग चैंग जल्दी ही मरने वाला है, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, अब किसी भी सेकंड उसकी डेथ हो जाएगी। यहाँ से हम एक मार्केट सीन दिखते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है। ये भीड़ एक फाइट को देख रही है जिसमें एक तरफ है ये 4-5 कल्टिवेटर्स जो कि यहाँ पर इस लड़की को पकड़ने के लिए आए और इस लड़की को अकेले जानचे प्रोटेक्ट कर रहा है जिसका एक हाथ कट चुका है। इसके बावजूद भी ये हार मानने को तैयार नहीं है। भीड़ में खड़े हुए सभी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जानचे किसी तरीके से इस फाइट में जीत जाए, उस लड़की को बचा ले, लेकिन इनमें से किसी के अंदर भी ये हिम्मत नहीं होती कि आगे बढ़कर उसकी मदद कर सके। जानचे अकेला ही अपने एक हाथ के साथ में इन सारे कल्टिवेटर से फाइट कर रहा है और किसी तरीके से इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा है जब तक सुनिल यहाँ पर नहीं आ जाता। एपिसोड की टीम में हम एक मार्केट सीन दिखते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ एक फाइट को देखने के लिए इकट्ठा हुई है। इस फाइट को देखते हुए ये सारे लोग कह रहे होते हैं ये लड़का कितना ज्यादा जिद्दी है, बिल्कुल बात ही नहीं मान रहा है, अगर ऐसे ही ये लड़ाई करता रहा तो ये जल्दी ही मारा जाएगा। इसी टाइम पर इस फाइट में एक साइड कल्टिवेटर बोलने लगते हैं तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा हिम्मत है, इतनी जिद तुम लाते कहाँ से हो, हमने तुम्हें कह दिया है यहाँ से ले जाओ, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, इसके बदले में तुम्हारी जान बच जाएगी, तुम पहले ही अपनी बॉडी को काफी नुकसान करा चुके हो, जिंदा रहोगे तो काफी अच्छा रहेगा, अगर तुमने अभी भी इस लड़की को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो तुम पक्के तौर पे मारे जाओगे। ये सुनकर जियांग चैंग जो कि इन कल्टिवेटर सामने तरफ खड़ा हुआ है और उसका एक हाथ कटा हुआ है ये उनसे गुस्से में कहने लगता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं भी तुम लोगों से कह चुका हूँ जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तुम में से कोई भी इस लड़की को हाथ नहीं लगा सकता, अब चाहे जब मरना ही क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मैं डोंगू जियांग चैंग अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा। ये कहते जियांग चैंग काफी दर्द में होता है और इस देखकर इस लड़की को भी काफी बुरा लगने लगता है। ये रोते हुए उसमें जाने के लिए कहती है। तभी कल्टिवेटर बोलता है तुमने खुद को कुछ ज्यादा ही समझ लिया है, तुम्हें लगता है तुम्हारे सामने जब तक लिमिट टाइम सर्वाइव कर पाओगे। मेरा नाम हु लॉन्ग है, आज तक मैंने जिस भी लड़की के ऊपर अपना हाथ रख दिया है तो वो लड़की मेरी होके ही रहती है,
और इस लड़की को मैं ऐसे यहाँ से लेके नहीं जा रहा हूँ। इसके फादर से मैंने बात कर ली है, उन्होंने इसे मुझे बेच दिया है। अब क्योंकि तुम्हारे जूनियर हो इसलिए हम अब तक की फाइट को पूरी तरह से मजाक में ले रहे थे, तुम्हारे ऊपर कोई खतरनाक अटैक नहीं कर रहे थे, केवल हम चाहते थे तुम्हें थोड़ा सबक सिखा दें। लेकिन अब हमें समझ में आ चुका है तुम प्यार की बात नहीं मानोगे, तुम्हें खत्म करना ही होगा। तुम एक छोटे बच्चे की तरह हो जिसे पता ही नहीं है कब अपनी जिद से पीछे हट जाना है। इसी टाइम पर हुलोंग का एक साथी कैरेक्टर बोलने लगता है, लड़के अब हम तुमसे एकदम आखिरी बार कह रहे हैं, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो और यहाँ से चले जाओ। हमारे मास्टर हुलोंग बहुत ज्यादा ताकतवर है, उनकी कॉम्बैट पावर तुमसे कही जाता है, वो तुम्हें एक झटके खत्म कर देंगे। उन्होंने पहले ही तुम्हारा हिक्का तो काट ही दिया है, लेकिन अभी भी अगर हमारे मास्टर भी इस फाइट के अंदर केवल एक ही हाथ का यूज करें तो भी तुम इस ज्यादा देर नहीं टिक सकते। जियांगचेंग कहता है, तुम लोग अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, मैं कह चुका हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ तो इस लड़की को यहाँ से लेके नहीं जा सकते। इस लड़की को ले जाने के लिए तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। हुलोंग कहता है, तो फिर ठीक है, हम तुम्हारी इस इच्छा को भी पूरी कर देते हैं। ये सुनने के साथ ही हुलोंग के साथ का एक दूसरे कल्टिवेटर बोलने लगता है, इस लड़के के लिए तो मैं ही काफी हूँ, मैं आगे बढ़कर इस पर अटैक करता हूँ। ये कि तभी कल्टिवेटर आगे बढ़कर जियांगचेंग के ऊपर अभी थोड़ा जोश ट्रैक कर देता है। तभी जियांगचेंग इस ट्रक को डॉच करने या ब्लॉक करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है, लेकिन वही दोनों चीजें नहीं कर सकता। इसी टाइम पर कहीं से एक बहुत ही तलवार इस जगह पर आ जाती है और सीधे इस कल्टिवेटर तलवार के ऊपर टकराती है, जिसके साथ ही इस कल्टिवेटर का हाथ बहुत जोर से कांप जाता है। इसके हाथ में से इसकी तलवार छूट जाती है और जियांगचेंग बच जाता है। सभी लोग इस दूसरी तलवार को देखकर कफ्ते चौंक जाते हैं। तभी सुनियान इस जगह पहुंच जाता है और जल्दी से जियांगचेंग समझने लगता है। इसी टाइम पर हुलोंग कहता है, ए लड़के, मैंने तुझे पहचान लिया है, तेरा नाम सुनियान है ना, जिसने इस साल जो फ्रेशर्स कंपटीशन हुआ था उसके अंदर जीत ही थी। सुनियान यहाँ पर हुलोंग की बात को पूरी तरह से इग्नोर करता है और जियांगचेंग से कहने लगता है, जियांगचेंग, ये केवल तुम्हारा नुकसान नहीं है, तुम्हारे साथ साथ इस पूरे वर्ल्ड ने अपने एक शानदार स्वॉर्ड मास्टर का एक हाथ खो दिया है, इसकी कीमत इन सबको चुकानी होगी। अपने मास्टर को इस तरह से इग्नोर होता हुआ देखकर हुलोंग का एक साथी बोलने लगता है, ए लड़की सुनियान, तू ये क्या कर रहा है, तू इस तरीके से हमारे मास्टर को इग्नोर नहीं कर सकता, वो तुझसे बात कर रहा है, पहले उनसे बात कर। और तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं अपने मास्टर का हुक्म मान रहा था, तो मेरे ऊपर इस तरह से अटैक नहीं कर सकता, तुझे उसके लिए भी पहले मुझसे और फिर मेरे मास्टर से माफी मांगनी होगी। मेरे मास्टर ही तेरे लिए एक शानदार पनिशमेंट डिसाइड करेंगे। सुनियान अभी भी इन सारे क्रेडिटर्स की इन सारी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में इस क्रेडिटर की तरफ देखता है और फिर जोर से अपना अटैक कर देता है। सुनियान का ये अटैक सीधे इस क्रेडिटर के हाथ पे होता है, जिसके साथ ही इसका एक हाथ कट जाता है। वो जोर से दर्द में कराते हुए जूने बैठ जाता है और कहने लगता है, ये तुमने क्या किया, मेरा हाथ। सुनियान कहता है, तुम्हारा हाथ तो वैसे भी एकदम बेकार था, तुमने मेरे दोस्त का हाथ काट दिया, मैंने कहा था यहाँ के सभी कल्टिवेटर्स इसकी कीमत चुकाएंगे। इसी टाइम पर हुलोंग का एक दूसरा साथी हीरो बनने की कोशिश करता है। वो जोर से चलकर सुनियान पर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हम में से एक के ऊपर अटैक करके उसके हाथों काटने की, लगता है तुझे मरने की बहुत जल्दी है। तभी सुनियान अभी थोड़ा जोर से घुमाता है, जिसके साथ ही तलवार के अंदर से एक स्लैश निकलती है, जिससे इस कल्टिवेटर का सर इसकी बॉडी से अलग हो जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। अपने साथी की ऐसी हालत देखकर जिस कल्टिवेटर का हाथ कटा था वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। ये तेजी से उस मरे कल्टिवेटर को संभालने के लिए भागने लगता है। हुलोंग इस तरीके से अपने साथियों को मरते देखकर कुछ खास रिएक्ट नहीं करता, वो बस हंसते हुए सुनियान से कहने लगता है, इस तरीके से मेरे साथियों पर अटैक क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारे दोस्त के हाथों काटा है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आगे बढ़ो और मुझ पर अटैक करो। सुनियान कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सबसे पहले सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। हुलोंग कहता है, मैंने तुम्हारी कब तारीफ सुनी है, कई बार सुना है कि तुम्हारा जो कल्टिवेशन लेवल है तुमसे हाई लेवल कल्टिवेटर्स को भी फाइट में हरा देते हो। मैं देख पा रहा हूँ तुम अभी फर्स्ट मूनलाइट स्टेज पर हो, अब देखते हैं तुम मेरे सामने कैसे कर पाते हो। मैं इस टाइम पर फिफ्थ मूनलाइट स्टेज पर हूँ, हो सकता है तुमने किसी तरीके से वो फ्रेशर्स कंपटीशन जीत लिया हो, लेकिन उस कंपटीशन के अंदर सारे नए नए कल्टिवेटर्स ही होते हैं, उन्हें हरा के तुम ये नहीं सोच सकते कि तुम मुझे हरा दोगे, मुझे नाराज करने की तुम्हें कीमत चुकानी होगी। ये कहते हुलोंग तेजी से सुनियान की तरफ भगने लगता है, जिसे सुनियान बड़ी सनी से अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेता है और फिर जोर से हुलोंग के ऊपर अटैक करता है, जिसे हुलोंग भी डॉच कर लेता है। इसी तरीके से ये अटैक्स आगे बढ़ते जाते हैं। तभी सुनियान अपने दूसरे हाथ में बड़ी चालाकी से इस बोन को बाहर निकाल लेता है। हुलोंग का बिल्कुल भी ध्यान इस टाइम पर सुनियान के हाथ पे नहीं होता, उसे दिखाई नहीं देता कि सुनियान के दूसरे हाथ में भी एक वेपन है। वो उसे बिना दिखे उसके ऊपर अपने तलवार से दोबारा से अटैक करता है। इसके जवाब में सुनियान इस हड्डी को जोर से घुमाता है, जो किसी जाकर हुलोंग के हाथ पड़ती है, जिसके साथ ही हुलोंग के हाथ में से उसकी तलवार छूट जाती है। इसका इम्पैक्ट हुलोंग की बॉडी के ऊपर दिखाई देता है, उसकी बॉडी बहुत बुरी से कांपने लगती है। ये देखकर जियांगचेंग और यीफेंग कहने लगते हैं, सुनियान ने तो कमाल ही कर दिया, इसने फिफ्थ मूनलाइट स्टेज के भी एक कल्टिवेटर को इतने अच्छी तरह संभाल रखा है। यीफेंग कहता है, अभी तो उसने सब कुछ संभाल लिया, लेकिन जल्द ही और बड़ी मुसीबतें हमारे सामने आएगी। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि हुलोंग को जानते हैं, जब उनके पास में आज जो कुछ भी हो रहा है उसे खबर पहुंचेगी तो जल्दी ही हमसे बदला लेने के लिए आएंगे। यही सोचते हुए यीफेंग थोड़ा परेशान हो रहा होता है। इसी टाइम पर सुनियान हुलोंग के एक हाथ पकड़ लेता है। हुलोंग समझ जाता है उसका तुम्हें क्या होने वाला है, वो कहने लगता है, ये तुम क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। सुनियान हंसते हुए बोलता है, नहीं अभी नहीं, मुझे तुम्हारा ये हाथ पसंद आ गया है, मैं तुमसे तुम्हारा ये हाथ मांगता हूँ। ये सुनकर हुलोंग अपने इस हाथ को बचाने के लिए अपनी एक आखिरी कोशिश करता है
वो अपने दूसरे हाथ के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करके सुनिन के ऊपर एक मुक्का मारने की कोशिश करता है। इसके जवाब में सुनिन भी बिल्कुल वैसे करता है। वो अपने दूसरे हाथ से हुलोंग के मुक्के के ऊपर ही अपना मुक्का मार देता है। दोनों के हाथ आपस में टकरा जाते हैं। यहाँ पे सुनिन के तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हुलोंग की बॉडी बहुत बुरी तरह से कांप जाती है। उसका ये हाथ बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया। मुझे इस हाथ के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सुनिन कहता है, इतनी आसानी से नहीं, तुम्हारा ये हाथ मैंने नहीं तोड़ा है, ये तुम्हारी गलती से टूटा है और वैसे भी ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मेरी दोस्ती की कीमत तुम्हें अभी भी चुकानी होगी। ये कहते सुनैन अब बहुत जोर से हुलोंग के हाथ के ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देता है। एक ही झटके में हुलोंग का हाथ उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। वो जोर से दर्द में कहराता हुआ जमीन में बैठ जाता है। ये सब होने के बाद भी हुलोंग के अंदर अभी भी काफी हिम्मत होती है और यहीं पर वो गलती कर देता है। वो सुनैन से कहता है, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें मार दूंगा। सुनैन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर कैसा रहेगा, मैं तुम्हारे हाथों से मरूं, इससे अच्छा तुम्हें अभी के अभी मार दूं। ये सुनकर अब हुलोंग के चेहरे पर कब्जा डर दिखाई देने लगता है। फिर वो एकदम से सुनैन से कहता है, शायद तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मेरे अंकल इस सिटी के गवर्नर है। अगर उन्हें पता चला कि तुमने मेरे साथ में ऐसा सब कुछ किया है तो वो तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे। सुनैन कहता है, ठीक है, तुम जो चाहो मेरी फैमिली के साथ में कर सकते हो। मैंने तो खुद नहीं अपनी फैमिली को छोड़ दिया है, अपने 2 भाइयों को मार दिया है। मेरे फादर ने मुझे मारने की कोशिश किया और फिर मैंने मेरे फादर को मारने की कोशिश की है। यानी इसका मतलब मेरी फैमिली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तुम उनके साथ में जो चाहे वो कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अब अगर मैं तुम्हें जिंदा भी छोड़ दूंगा तो भी तुम्हारी फैमिली वही एक्शन लेगी जो तुम्हें मारने के बाद लेगी। तो मैं तुम्हें जिंदा ही क्यों छोड़ूं? तुम्हें जिंदा छोड़ने में मेरा कोई फायदा नहीं है। अपने मरने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनने के साथ ही हुलोंग को समझ में नहीं आता अब वो क्या बोले। उसके जितनी भी धमकियां थी वो सारी खत्म हो चुकी है। वो तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए सुनने के सामने माफी मांगना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, यहाँ पर सारी गलती मेरी थी। मुझे तुम्हारे साथ में इस पंखा नहीं रहना चाहिए था और ना ही तुम्हारे दोस्त के हाथों काटना चाहिए था। मैं यहाँ पर अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ, प्लीज मुझे मारो मत। मैं वादा करता हूँ आज के बाद में इस तरह गलती कभी दोबारा नहीं करूंगा। हुलोंग से सब करने के बाद भी सुनैन रुकता नहीं है क्योंकि वो इस तरह का इंसान है नहीं किसी को माफ कर दे। वो हुलोंग के ऊपर आखिरी अटैक करने वाला होता है। तभी हुलोंग जोर से चिल्लाता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी ऊपर की साइड से भी एक बहुत जोर से आवाज आती है, उसे छोड़ दो। ये कहते हुए एक कल्टिवेटर जिसका नाम यू चैंग है वो इसके पहुंच जाता है। इसे देखकर हुलोंग बहुत खुश जाता है। वो कहने लगता है, ब्रदर यू चोंग प्लीज यहाँ देखिए, मुझे बचाइए, इस लड़के ने मेरा क्या हाल कर दिया, मेरी मदद कीजिए। ये सुनने के साथ ही यू चैंग जमीन पे आता है और कहने लगता है कि तुम ही वो हो जिसने हुलोंग के इस हाथ को काटा है। सुनैन हमेशा रिला देता है। यू चैंग कहता है, मैं थोड़ा शांत स्वभाव का हूँ, मेरे को वोलेंस ज्यादा पसंद नहीं है। कैसा रहेगा तुम अपने हाथ को खुद से काट लो और फिर मुझे दे दो, उसके बाद में ये सारा मैटर पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा। सुनैन कहता है, कैसा रहेगा तुम खुद आके ले लो। ये सुनने के साथ ही यू चैंग एक ही झटके में सुनैन के ऊपर 3 अटैक करता है और सुनैन इन तीनों अटैक को बड़ी से डॉज कर लेता है और आखिरी अटैक को अभी थोड़ा सा ब्लॉक भी कर देता है। यू चैंग को यहाँ पर सुनैन की इतनी बार की उम्मीद नहीं होती है और इसके बाद में सारे वक्त जज्बात बदल जाते हैं। यू चैंग खुश होते बोलता है, तुम्हारी पावर काफी शानदार है, तुम्हारे सोर्स स्किल्स भी बहुत मस्त है। मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम हमारी टीम हेवनली ड्रैगन टीम के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। ये सुनते ही जियान चैंग और जी फेंग दोनों काफी चौंक जाते हैं। हुलोंग कहने लगता है, ब्रदर यू चैंग ये आप क्या कर रहे हैं? पहले ही हमारी टीम के अंदर काफी सारे कल्टिवेटर्स है, बिल्कुल भी जगह नहीं है और अब आप इस बेकार से लड़के को हमारी टीम के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ये वही लड़का है जिसने अभी अभी मेरा हाथ काट दिया है। आप इस तरीके से हमारी टीम के अंदर इसे शामिल नहीं कर सकते। आपको तो अभी के अभी इसे मार देना चाहिए क्योंकि इसने मुझ पर अटैक किया था। यू चैंग कहता है, यही कारण है कि मैं इसे हमारी टीम के अंदर शामिल कर रहा हूँ। तुम्हारे घायल हो जाने के कारण हमारी टीम के अंदर काफी सारी जगह खाली हो चुकी है, तो उस जगह पर ये लड़का आ सकता है। मैंने इस लड़के के ऊपर अटैक भी इसलिए किया था ताकि इसी पावर को चेक कर सकूं। ये लड़का इस काबिल है कि मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है। इसका मतलब इसमें कुछ तो बात है। मैं चाहता हूँ हमारी टीम के अंदर ज्यादा शानदार टैलेंट आए, इसी वजह से इस लड़के को अब हमारी टीम के अंदर तुम्हारी जगह पर पॉइंट कर रहा हूँ। ये सुनकर हुलोंग अब रोने लगता है। फिर वो बहुत ही गुस्से में सुनैन से कहने लगता है, सुनैन अभी तो तुम बच गए लेकिन तुम्हारी मौत बहुत खतरनाक होगी। तभी यू चैंग कहता है, सुनैन तो फिर तुम अब से हमारी टीम के एक मेंबर हो। वैसे तो हमारी टीम के किसी मेंबर के ऊपर अगर कोई भी कल्टिवेटर अटैक करता है तो मैं उसे पूरी तरह खत्म कर देता हूँ, लेकिन तुम्हारी बात अलग है। अगर तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लेते हो तो तुम पूरी तरह सेफ हो जाओगे। इसी टाइम पर सुनैन की तरफ से एक शानदार जवाब आता है। वो कहने लगता है, नहीं मुझे तुम्हारी टीम को ज्वाइन नहीं करना। तुम्हारे टीम मेंबर्स की हालत मैं पहले देख चुका हूँ। अभी अभी तुमने तुम्हारी टीम के एक मेंबर को लात मार के निकाल दिया ताकि तुम मुझे अपनी टीम में शामिल कर सको। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी टीम लीडर को अपने घायल मेंबर के साथ में इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए। ये सुनकर एक सीन के लिए तो यू चैंग का मुंह पूरी तरह बंद हो जाता है। फिर वो एकदम से बहुत ही गुस्से में मुझसे कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफर को इसे रिजेक्ट करने की और यहाँ पर सबके सामने मेरी इंसल्ट करने की? तुमने ये करके ये प्रूव कर दिया है कि तुम मरने के ही लायक हो। ये कहते हुए यू चैंग वापस से हवा में उड़ने लगता है। उसके आसपास में कैसे लाइटिंग स्ट्राइक दिखाई देने लगते हैं और ये देखकर हुलोंग बहुत खुश जाता है। वो कहने लगता है, काफी शानदार है मास्टर, अपनी लाइटिंग स्ट्रिक्स का यूज कर रहे हैं। ये अटैक इतना खतरनाक है कि मूनलाइट स्टेज का चाहे कितना ही ताकतवर कल्टिवेटर इस ट्रक के सामने आ जाए वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसी टाइम पर यू चैंग बोलने लगता है, सुन यान तुमने मेरे ऑफर को रिजेक्ट करके एक बहुत बड़ी गलती की है।
मेरी स्वॉर्ड से अब तुम मरने वाले हो। सुनियन कहता है हाँ, अपनी पूरी ताकत से अटैक करो, मुझे बताओ तुम्हें कितनी पावर है, देखते हैं तुम मेरा क्या कर पाते हो। ये कहते हुए अब सुनियान भी अपनी स्किल रेडी करने लगता है। उसके आसपास में थोड़ी बहुत स्पेक्ट्रल एनर्जी दिखाई देने लगती है। इसे देखकर शिफन कहने लगता है ये सब क्या है, क्या मैं एकदम सही देख रहा हूँ? ये वही लेजेंडरी स्किल फेनोमिनन है। जियांग चेंग कहता है हाँ ये वही है। सुनियान ने अपनी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को एक्टिवेट कर लिया है। उसके पास में फेनोमिनन की पावर आ चुकी है। किसी भी कलेक्टर के पास में ये पावर आना काफी ज्यादा रेयर होता है। इस स्किल को यूज करने के बाद में सुनियन की पावर कुछ देर के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी टाइम पर स्किल के एक्टिवेट होने के साथ ही सुनियन पूरी रफ्तार में यूचेंग की तरफ कूदता है। उस पर अटैक करते हुए उसे कहने लगता है मैं तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करने वाला हूँ, दिखाओ मुझे तुम्हारे अंदर कितनी स्वॉर्ड स्किल्स है। अगर तुम किसी भी तरीके से मेरे अटैक को ब्लॉक कर पाते हो और इस अटैक के तुम्हारी बॉडी के ऊपर हिट होने के बाद में इस काबिल बचते हो कि तुम मेरे ऊपर कोई दूसरा अटैक कर पाओ, तो मैं तुरंत ही तुम्हारे सामने हार मान लूंगा। तुम जो कहोगे बिल्कुल वही होगा। यही कहते हुए सुनियन का अटैक यूचेंग के ऊपर आगे बढ़ता है। यूचेंग भी सुनियन के ऊपर अटैक मारता है, लेकिन यहाँ पर सुनियन के अटैक के अंदर बहुत ज्यादा पावर है। जितनी देर में यूचेंग सुनियन के ऊपर केवल एक अटैक पड़ता है, उतनी देर में सुनियन के कई सारे अटैक यूचेंग की बॉडी के ऊपर पड़ जाते हैं। यूचेंग की बॉडी पे कई सारे कट्स पड़ते हैं, जिनके बाद में वो बहुत जोर जमीन पर गिरता है। इसके साथ ही उसकी हालत अधूरी हो जाती है। सुनियन इसके साथ जमीन पर आता है। शीफेंग सुनियन के पास में आता है, उससे कहने लगता है क्या किया तुमने, क्या तुमने उसे भी मार दिया है? सुनियन जियांग को संभालते हुए उससे कहने लगता है नहीं, अभी मैंने उसे मारा नहीं है। जब मैं उस पर अटैक करने वाला था तभी मैंने अपनी पावर को काफी ज्यादा कम कर दिया था, इसी वजह से वो मरा नहीं है। अगर उसका सही तरीके से इलाज कराया गया तो हो सकता है कुछ टाइम के अंदर वो ठीक हो जाए। वैसे अभी हमें उसके बारे में नहीं बल्कि जियांग के बारे में सोचना चाहिए। हमें जल्दी से इसका इलाज कराना होगा। ये कहते सुनियन जियांग को लेकर यहाँ चला जाता है। यहाँ से हम डायरेक्टली अगले दिन उसे देखते हैं। सुनियन जियांग को अच्छे से सेटअप करने के बाद में इस गवर्नर से मिलने के लिए आ जाता है। गवर्नर जैसे ही सुनियन को देखता है बहुत खुश हो जाता है और उसे कहने लगता है सुनियन मुझे पता चला तुम मूनलाइट स्टेज पहुंच चुके हो। सुनियन कहता है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने कल ही अपना कल्टिवेशन करके अपना ब्रेक थ्रू किया था। गवर्नर कहता है और मुझे ये पता चला कि कल तुम्हारी यूचेंग के साथ फाइट हुई थी, जिस फाइट के अंदर तुमने फेनोमेनल टैलेंट का यूज किया था। ये भी बहुत शानदार है। तुम्हारी एज अभी 16 साल के लगभग ही है, इसके बावजूद भी तुम्हारे पास में मूनलाइट स्किल मतलब मूनलाइट लेवल कल्टिवेशन और इसके अलावा फेनोमेनल टैलेंट है। ये काफी शानदार है। तुम जैसे लोगों की ही हमारी कंट्री को ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। अपनी तारीफ सुनकर सुनियन इस गवर्नर को थोड़ा थैंक यू कहने लगता है। गवर्नर कहता है सुनियन तुम मुझे गवर्नर कहने की जरूरत नहीं है, तुम चैन वुडी के काफी अच्छे दोस्त हो, उसके बराबर की एज के हो, इसलिए अच्छा रहेगा तो मुझे अंकल चैन कहो। सुनियन कहता है ठीक है अंकल चैन, वैसे मुझे याद आ रहा है आपने कहा था कि चैन वुडी को मेरी किस तरह से मदद की जरूरत है, मैं उसकी हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? गवर्नर कहता है चैन वुडी काफी लकी है कि उसके पास में तुम्हारे जैसे दोस्त है, लेकिन वो एक और चीज के लिए रखी है कि उसके पास में एक बहुत ही शानदार फिजिक है। सुनियन कहता है शानदार फिजिक किस तरीके का? गवर्नर कहता है वैसे तो कल्टिवेटर्स के पास में कई तरीके के फिजिक होते हैं, लेकिन उनमें से 4 मेन है और इन्हीं 4 में से एक है स्टारलाइट फिजिक। जब कोई कल्टिवेटर अपना कल्टिवेशन करता है तो वो कल्टिवेशन करते करते एक एक करके इन सारी फिजिक्स को भी अपने बॉडी के अंदर एक्टिवेट करता जाता है। जब कोई कल्टिवेटर इनमें से 2 फिजिक्स को अपने बॉडी के अंदर इनहेरिट कर लेता है तब उसकी पावर काफी बढ़ जाती है, वो लगभग एम्परर लेवल पे पहुंच जाता है। सुनियन कहता है यानी इसका मतलब चैन वुडी के पास में भी इसी तरीके से 2 फिजिक है, लेकिन अगर सच में ऐसा है तो उसका कल्टिवेशन अभी भी इतना स्लो क्यों है? गवर्नर कहता है नहीं, उसका कल्टिवेशन बिल्कुल भी स्लो नहीं है। जब वो 12 साल का था तब मैंने काफी लंबे टाइम तक उसे कल्टिवेशन ट्रेनिंग कराई थी। इसकी मदद से वो 12 साल की एज में ही फर्स्ट मूनलाइट स्टेज पहुंच चुका था। इस तरीके से देखा जाए तो उसका कल्टिवेशन बहुत ज्यादा फास्ट है। ये सुनकर सुनियन काफी चौंक जाता है। वो कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, जब वो 12 साल का था तभी मूनलाइट स्टेज पहुंच गया, मैं उसका दोस्त हूँ और मुझे कभी इस बारे में पता ही नहीं चला। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? जब भी मैंने उसे देखा उसकी कल्टिवेशन पावर मुझे कभी भी इतनी लगी ही नहीं। गवर्नर कहता है वो इसलिए क्योंकि कुछ टाइम पहले उसकी मुलाकात प्रिंस जीफेंग से हुई थी और उसी टाइम पर इन दोनों के बीच फाइट हो गई थी। इस फाइट का एग्जैक्ट रीजन क्या था वो तो हमें पता नहीं चला, लेकिन रिजल्ट हमारे सामने है। प्रिंस जीफेंग ने चैन वुडी के ऊपर इतना खतरनाक अटैक किया कि उसका फिजिक पूरी तरह से खत्म हो गया। कल्टिवेशन लेवल भी एम्परर लेवल से घटकर किंग लेवल पर रह गया। मैं उसका फादर हूँ, इस सिटी का गवर्नर हूँ, इसके बावजूद भी मैं उसके लिए कभी भी कुछ नहीं कर पाया। मैं हमेशा चाहता था कि उससे किस तरह से बदला लूं, लेकिन प्रिंस जीफेंग रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। रॉयल फैमिली बहुत ज्यादा ताकतवर है, मेरे अंदर इतनी पावर है नहीं कि मैं रॉयल फैमिली से पंगा ले सकूं। तुम ये समझ सकते हो प्रिंस जीफेंग इतना ताकतवर है कि इस पूरी कंट्री के अंदर वो जो चाहे वो कर सकता है। उसने कई सारे क्राइम किए हैं, इसके बावजूद भी उसका कोई कुछ नहीं कर पाता। यहाँ पर मेरी पावर का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट है, इसलिए मेरे बेटे से फाइट करने के बाद में वो कुछ महीनों के लिए तो अंडरग्राउंड हो गया था। उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन अगर सच बात यह है मेरे को उसके बारे में पता चल भी जाता तो भी मैं कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि मेरे अंदर इतनी पावर है ही नहीं। ना चाहते हुए भी ये सब कुछ भूलकर मुझे आगे बढ़ना पड़ा। ये सब मेरी गलती है। काश उस टाइम पर मैं चैन वुडी के साथ में होता।
सुनैन कहता है, अंकल चैन, मैं चैन वुडी को काफी अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो इस तरह का इंसान है कि अपने साथ में उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसका इल्जाम वो आप पर डालने की कोशिश करे। वो इस सब के लिए कभी भी आपको ब्लेम नहीं करेगा। गवर्नर कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। ये सब होने के बाद में उसने कभी भी मुझे ब्लेम नहीं किया और ना ही मुझे कोई बदला लेने के लिए कहा, बल्कि वो तो मुझसे ये कह देता कि वो दोबारा से अपना कल्टिवेशन शुरू करेगा। उसने जो कुछ भी खोया है उसे वापस से हासिल करेगा। भले ही उसका कल्टिवेशन स्लो हो गया हो, लेकिन धीरे धीरे ही वो वापस से आगे आ सकता है। लेकिन इस सब में भी एक दिक्कत है, चैन वुडी के पास में ज्यादा टाइम है ही नहीं। मैंने तो अपनी तरफ से ये फाइट खत्म कर दी थी। प्रिंस जीफेंग को लगभग माफ कर दिया था। पहले मेरे अंदर जितना भी गुस्सा था मैंने उसको सब कुछ तरफ दबा दिया था, लेकिन प्रिंस जीफेंग बहुत ज्यादा घटिया इंसान है। उसने सीक्रेटली चैन वुडी के अंदर एक फ्लावर पॉइजन इंजेक्ट कर दिया। चैन वुडी का पूरा फिजिक खराब होने के बाद भी उसे चैन नहीं पड़ा है। उसकी इसी हरकत की वजह से सब कुछ खराब हो गया है। सुनैन कहता है, फ्लावर पॉइजन, कहीं ये वही पॉइजन तो नहीं जिसे लगने के बाद में कल्टीवेटर का कल्टीवेशन काफी ज्यादा स्लो हो जाता है और जैसे जैसे कोई कल्टीवेटर अपना कल्टीवेशन करता जाता है इस पॉइजन का इफेक्ट भी और ज्यादा तेज होता जाता है। प्रिंस जीफेंग की ये तो बहुत ज्यादा घटिया हरकत है, उन्होंने करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। गवर्नर कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब तो चैन वुडी के पास में केवल 3 महीने का टाइम बचा है। पॉइजन उसकी पूरी बॉडी के अंदर पूरी तरह स्प्रेड हो चुका है। ये सुनकर सुनैन भी थोड़ा घबरा जाता है। वो कहने लगता है, केवल 3 महीने के अंदर ही वो मर जाएगा। अंकल चैन प्लीज मुझे बताइए कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। कोई भी चीज जो कि यहाँ पर लेके आनी हो, कोई भी एंटीडोट आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से उसे लेके आऊंगा। गवर्नर कहता है, उस बारे में बात करने के लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। मैंने उसके लिए एक ट्रीटमेंट ढूंढ लिया है। इसके लिए मुझे एक स्पेशल तरह का ब्लड चाहिए जो कि तुम्हारे अंदर हो सकता है। उस टाइम पहले जो फ्रेशर्स कंपटीशन हुआ था उसके अंदर मैंने एक लड़की को देखा था जिसके पास में स्पिरिट स्वॉर्ड की पावर थी। मैंने जब इस बारे में उससे बात की तब उससे उसका ब्लड लिया। वो इस चीज के लिए पूरी तरह से मान गई थी। उस ब्लड के ऊपर थोड़ी टेस्टिंग करने के बाद में मुझे पता चला कि ये ब्लड पूरी तरह से काम नहीं करेगा और फिर ऐसा ही हुआ भी। इसने उस पॉइजन के इफेक्ट को थोड़ा कम तो कर दिया लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया। इसी वजह से अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे लगता है तुम्हारे ब्लड से ये कम हो सकता है। तुम्हारे पास में काफी शानदार फिजिक है, कल्टीवेशन लेवल भी तुम्हारा काफी अच्छा है। इसके अलावा तुम्हारे पास में फेनोमेनन का टैलेंट भी है। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारी मदद से ये काम हो सकता है। इसी वजह से मुझे तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड चाहिए ताकि मैं उसके ऊपर कुछ टेस्टिंग कर सकूं। ये सुनते ही सुनैन तुरंत ही इस चीज के लिए मान जाता है। वो कहने लगता है, ठीक है मैं तैयार हूँ। अगर मेरे ब्लड से वो ठीक हो सकता है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ये सुनकर गवर्नर भी खुश हो जाता है। वो कहने लगता है, मुझे पता था तुम मना नहीं करोगे। अब जल्दी चलकर चैन वुडी को ढूंढते हैं। यहाँ से हम डायरेक्टली कुछ घंटों बाद से देखते हैं सारी तैयारी हो चुकी है। सुनैन के हाथ पर एक छोटा सा कट लगाकर उसके हाथ में से काफी सारा ब्लड बाहर निकाला जाता है। इसके बाद गवर्नर उस ब्लड से एक मेडिसिन बनाकर उसे चैन वुडी को पकड़ा देता है। चैन वुडी उसे लेते हुए सुनैन से कहने लगता है, सुनैन तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे लिए अपना खून बहाया। मुझे पूरा यकीन है इसकी मदद से मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। जैसे ही मैं होश में आऊंगा तुम्हारे इस ब्लड लॉस के बदले में तुम्हें एक बहुत शानदार सी ट्रीट दूंगा। सुनैन हंसते हुए अपने घाव के ऊपर पट्टी बांधते हुए चैन वुडी से कहने लगता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी फिलहाल तुम्हारा पूरा फोकस खुद को ठीक करने में लगाओ। तुमसे किस तरह से ट्रीट लेनी है वो मैं खुद सोच लूंगा। ये सुनते हुए चैन वुडी तुरंत ही उस मेडिसिन को पीता है जिसे पीने के साथ ही उसे नींद से आने लगती है। गवर्नर कहता है, जे शायद से काम कर रहा है। सुनैन अब तुम चाहो तो यहाँ जा सकते हो। चैन वुडी को कल से पहले होश नहीं आएगा और कल तक इस मेडिसिन का क्या इफेक्ट हुआ है वो भी हमें दिखाई देने लगेगा। सुनैन कहता है, ठीक है अंकल चैन, तो फिर अभी मैं चलता हूँ। ये कहते सुनैन इस रूम से बाहर निकल जाता है, लेकिन गवर्नर के घर के पास में ही किसी जगह पर खड़ा होकर अपना कल्टीवेशन करने लगता है। यहाँ पे शुरुआत में तो सुनैन के चेहरे के ऊपर काफी गुस्सा दिखाई दे रहा होता है जो कि सुनैन इधर से उधर अटैक करते हुए अपनी स्किल के जरिए पूरा बाहर निकाल देता है। कुछ देर तक ये सब करने के बाद में सुनैन रुकता है और फिर कहने लगता है, आज की प्रैक्टिस काफी अच्छी हुई है, बस कुछ टाइम और उसके बाद में मैं ट्रिपल स्ट्राइक भी पूरी तरह से यूज करना सीख जाऊंगा। लगभग मैंने 80% ट्रेनिंग तो कर ली है। थोड़ी और ट्रेनिंग के बाद में मेरे पास में एक और नई स्किल होगी। इसी टाइम पर सुनैन को एहसास होता है कोई दूर से उसे देख रहा है। सुनैन तुरंत कहता है, जल्दी से आप सामने आ जाइए, मुझे पता है आप वहां से मुझे देख रही है। ये सुनने के साथ ही चैन वुडी की बहन इस जगह पहुंच जाती है और सुनैन से कहने लगती है, तुम्हें कैसे पता चला कि भाई यहाँ पे छुपके तुम्हें देख रही थी। सुनैन कहता है, इसका जवाब बहुत आसान है, ये आपका घर है। मुझे पता था आप आसपास में तो होगी। वैसे आपको मुझे छुपके देखने की जरूरत नहीं थी, ये आपका घर है, आप मुझे सामने आके देख सकती हैं। चैन वुडी की बहन कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर थोड़ी तमीज भी होनी चाहिए, मैं तुम्हारे सामने आ चुकी हूँ, अब अच्छा रहेगा तुम थोड़े कपड़े पहन लो। ये सुनते सुनैन तुरंत ही अपने कपड़े पहनने लगता है। ये लड़की कहती है, वैसे मैं यहाँ पर तुमसे थैंक यू कहने के लिए आई थी, तुमने चैन वुडी की मदद की, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी मदद से वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अभी बस मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे थैंक यू कह दूं। ये सुनकर सुनैन सोचने लगता है, अब यहाँ से गुजर रही थी, मैंने अच्छी तरह से देखा है, आपको यहाँ पर आए हुए 1 घंटा हो चुका है जब से आप वहाँ बैठी बैठी मुझे देखे जा रही हैं। फिर सुनैन इस लेडीज कहता है, वैसे आपको मुझे थैंक यू की जरूरत नहीं है, वो मेरा दोस्त है, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जब हम साथ में उस सेट के अंदर थे तो उसने कई तरीके से मेरी मदद की थी, उस मदद के बदले में ही सही अगर मैं इतना सा ब्लड बहाने के लिए मना कर दूं तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक होगा। वैसे अब चैन वुडी की हालत कैसी है? चैन वुडी की बहन कहती है, अब काफी हद तक ठीक है, तुम्हारे ब्लड के कारण पॉइजन काफी तेजी से कम होता जा रहा है। फादर का कहना है
कुछ घंटों तक अगर ब्लड ऐसे काम करता रहा तो पॉइजन का इफेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। सुनन कहता है, वैसे क्या सच में आप यहाँ पर मुझे कल थैंक यू कहने के लिए आई थी? लड़की कहती है, नहीं, मैं तो थैंक यू कहने तो आई नहीं थी, फादर ने तुम्हें बुलाया है। सुनन कहता है, तो ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी। इसके बाद में सुनन और लेन याओ जल्दी से गवर्नर के पास से पहुंचता है। गवर्नर आराम से एक जगह पे खड़ा होता है। इन दोनों को देखकर ये सुनन से कहता है, सुनन तुमने काफी अच्छा काम किया, मतलब तुम्हारे ब्लड ने काफी अच्छा काम किया। चैनवुडी की हालत अब काफी ज्यादा ठीक हो चुकी है, उसके अंदर से सारा पॉइजन निकल चुका है। अब मैं अपना पूरा फोकस तुम्हें गाइड करने के लिए लगा सकता हूँ। ये सुनकर सुनन खुश होता हुआ बोलने लगता है, आपका शुक्रिया, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि चैनवुडी पूरी तरह ठीक हो चुका है। वैसे अब अभी भी चाहे तो थोड़ा और टाइम ले सकते हैं। गवर्नर कहता है, नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं है, बेकार में टाइम वेस्ट करने से अच्छा होगा मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊं जिसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है। यकीन मानो, मुझसे गाइडिंग लेने के बाद में तुम्हारे पास में काफी ज्यादा अच्छी नॉलेज होगी। वैसे तुम दोनों का एक कल्टिवेशन लेवल काफी शानदार है। तुम फाइट के अंदर अक्सर ही अपने वेपन्स का यूज करते रहते हो। वैसे तुम्हें पता है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वेपन्स के अलावा भी तुम कई तरह से यूज कर सकते हो। मुझे यकीन है तुम दोनों को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें खुद ही करके दिखाता हूँ। मेरी इस स्किल को एकदम ध्यान से देखना। ये कहते गवर्नर अपने हाथ के अंदर कल्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेट करता है और फिर जोर से एक पत्थर की तरफ इशारा करता है। उसके साथ करने के साथ ही उसके हाथ में से एक एनर्जी बॉल निकलती है। इसके तुरंत बाद वो पत्थर अंदर की तरफ से जोर से ब्लास्ट हो जाता है। फिर गवर्नर सुनन से कहता है, तो क्या हुआ, कैसा लगा, तुम्हें समझ में आया तुम्हें क्या करना है? हमारे चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी है। फाइट के अंदर हम हमेशा स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हैं, लेकिन हम चाहे तो हेवन और अर्थ की एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम मेनली स्वॉर्ड स्किल्स की बात करते हैं। मैं तुम्हें स्वॉर्ड स्किल्स की 3 बेसिक स्टेजेस बताऊंगा, उसके बाद में तुम ये सब कुछ अच्छी तरह समझ जाओगे। फर्स्ट स्टेज है एक बाल को एक शार्प स्वॉर्ड से काटना। सेकंड स्टेज है एक बहुत बड़े पत्थर को एक लकड़ी की स्वॉर्ड से काटना। और उसके बाद में थर्ड स्टेज है एक गोल्ड नगेट को अपनी उंगलियों से काटना। लिनियो कहती है, वैसे भी आपने 3 स्टेजेस बताई, इनमें से फर्स्ट वाली तो कुछ ज्यादा सिंपल सी लग रही है। एक बाल को शार्प स्वॉर्ड से काटना, ये क्या मुश्किल हो सकता है? जिसके गवर्नर सुन के पास में आकर उसका एक बाल तोड़ लेता है और वो कहने लगता है, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। ये कहते गवर्नर उस बाल को अपने एक हाथ से पकड़कर उसे हवा में उछाल देता है और फिर अपने दूसरे हाथ की स्वॉर्ड से उस बाल के ऊपर एक जोर से अटैक करता है। सो गवर्नर ने इस बाल को पूरे बीच में से काट दिया है। इसे देख के पता चलता है ये फर्स्ट स्टेज भी थोड़ी मुश्किल थी। इसके बाद में गवर्नर अपने हाथ में एक छोटी सी लकड़ी उठाता है, उसके अंदर अपनी कल्टिवेशन पावर मारकर उससे जोर से एक पत्थर के ऊपर अटैक करता है, जिसके साथ ही उस पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर सुनन कहता है, ये तो काफी शानदार है, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है। इसके बाद में बारी आती है तीसरी स्टेज की, जिसके अंदर उसे गोल्ड नगेट को अपनी उंगलियों से काटना है। ये कहते हुए वो अपने हाथ में एक गोल्ड का पीस उठा लेता है और फिर दूसरे हाथ में कल्टिवेशन एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए उससे उस पीस के ऊपर अटैक करता है, जिसके साथ ही उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद में गवर्नर रही कहता है, अब तुम दोनों को सब कुछ सुनना आ चुका होगा, तुम्हें क्या करना है? ये सब कुछ करने के लिए तुम्हारी बॉडी का तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी के ऊपर, तुम्हारे वेपन्स के ऊपर और तुम्हारे माइंड के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए। जब तक तुम ये 3 चीजें नहीं सीख सकते, जब तक ये स्टेजेस भी तुम्हारे लिए सीखना एकदम नामुमकिन होगा। अब तुम दोनों इस चीज की अच्छे से प्रैक्टिस करो। मुझे चैनवुडी को देखने के लिए जाना है। यहाँ से हम डायरेक्टली अगले दिन से देखते हैं सुनन और लेंग्याओ दोनों अपने तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। गवर्नर जब दोबारा से इनको देखने के लिए आता है तो इनसे कहने लगता है, तो अपनी बॉडी के ऊपर इतना प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद भी इस स्किल को सीखने में 5 साल का टाइम लगाया था और 5 साल बाद में जब मैंने स्किल को सीखा तब मुझे लगने लगा मैंने काफी कम टाइम में इस स्किल को सीख लिया है। इसलिए तुम भी अपनी बॉडी का यूज करने के बजाय अपने दिमाग का ज्यादा यूज करो। तुम दोनों अभी बहुत यंग हो, तुम्हारे पास में इस स्किल को सीखने के लिए काफी अच्छा लंबा टाइम है। लेंग्याओ कहती है, फादर सुन्यान ने इस स्किल को मास्टर भी कर लिया है, उसने 3 स्टेजेस कंप्लीट कर दी है। ये सुनकर ये गवर्नर काफी चौंक जाता है और फिर एकदम से थोड़ा शांत होकर लेंग्याओ से पूछता है, और तुम्हारा क्या, तुम कहां तक पहुंची? लेंग्याओ कहती है, कहीं नहीं, मैं तो भी स्टार्टिंग में ही हूँ। गवर्नर कहता है, मुझे पता था तुम एकदम बेकार हो। चैनवुडी तुम ही बाहर आओ, तुम्हारी बहन से तो कुछ भी नहीं हो रहा, तुम्हें खुद ही इस स्किल को सीखना होगा। मुझे यकीन है तुम भी बहुत जल्दी इन 3 स्टेजेस को सीख जाओगे। ये सुनने के साथ ही चैनवुडी उस रूम के अंदर बाहर निकलता है। वो उड़ते हुए बाहर आता है और कहने लगता है, मैं चैनवुडी वापस आ गया हूँ। मेरे अंदर जितनी भी कल्टिवेशन पावर पहले थी वो सारी वापस आ गई है। मेरी पावर बिल्कुल उतनी हो चुकी है जितनी पहले कभी थी। सुनियान कैसा रहेगा, तुम मुझसे फाइट करो। सुनियान कहता है, मुझे नहीं लगता अभी मैं फाइट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे फादर और तुम्हारी सिस्टर है। इस फाइट खत्म जाने के बाद में अगर वो तुम्हें रोता हुआ देखेंगे तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा और ना ही तुम्हें अच्छा लगेगा। चैनवुडी कहता है, तुम अपनी चिंता करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरे फादर और मेरी सिस्टर जब तुम रो रहे होंगे तब तुम पर हंसेंगे नहीं, तुम्हें संभालने की कोशिश करेंगे। जे कहते चैनवुडी इस फाइट को शुरू कर देता है। वो अपने हाथ के अंदर कल्टिवेशन एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए सुनियान के ऊपर एक जोश अटैक करता है, जिस सुनियान बड़ी से डॉज करता है, लेकिन यहाँ पर अटैक रुकते नहीं है। चैनवुडी लगातार सुनियान के ऊपर अटैक करता जाता है। इस तरीके से सिबिट से डॉज करने के बाद में सुनियान एकदम से चैनवुडी के पेट पर एक जोर से लात मार देता है। लेकिन अब चैनवुडी का डिफेंस भी काफी शानदार हो चुका है, इस वजह से उसे कुछ खास होता नहीं है। क्योंकि सुनियान को एक और अजीब चीज पता चलती है, चैनवुडी के पास में भी अब फेनोमेनन का टैलेंट है जो कि सुनियान के पास में था। चैनवुडी वहीं पे खड़ा खड़ा इसे एक्टिवेट करता है
और फिर उसकी मदद से सुनियन के ऊपर अटैक कर देता है। चेन वुडी के इस अटैक के अंदर काफी ज्यादा पावर होती है। जैसे ही अटैक सुनियन की ओर पड़ता है, सुनियन की बॉडी भी बहुत बुरी तरह से नीचे की तरफ दबने लगती है। तभी सुनियन जोर से कहता है, ग्रेविटी रिंग एक्टिवेट, मेरे आसपास की ग्रेविटी को काफी ज्यादा बढ़ा दो। सुनियन के ऐसा करने के साथ ही चेन का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है, उसका अटैक रुक जाता है। इसी का फायदा उठाकर सुनियन चेन के मुंह पर एक जोर से मुक्का मारता है। मुक्का खाने के बाद में चेन कहने लगता है, रुक जाओ, टाइम ब्रेक। सुनियन, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारे ऊपर फेनोमेनल टैलेंट का यूज किया, तुम्हें भी उसका यूज करना चाहिए, तभी तो हमारे बीच की फाइट एकदम बराबर सी होगी। अब चलो मुझसे ढंग से फाइट करो। इसी के साथ ही चेन वुडी और सुनियन के बीच में दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है। 3 दिन तक लगातार फाइट करने के बाद भी इस फाइट का कोई भी सुनियन ने एम्पायर कंट्रोल में रखा है, या फिर ऐसा हो सकता है चेन वुडी की पावर एकदम सुनियन के बराबर है। 3 दिन तक इस फाइट को देखने के बाद में गवर्नर खुद ही इन दोनों को रोकता है और उनसे कहने लगता है, अब बस इस फाइट को रोक दो, तुम दोनों की ये फाइट काफी लंबी चल चुकी है और मुझे लगता है इसका रिजल्ट अभी नहीं निकलेगा, तुम्हें थोड़ा आराम करके एनर्जी को रिट्रीव कर लेना चाहिए। ये बात मानकर सुनियन और चेन वुडी थोड़ा आराम करता है और वापस से फाइट शुरू कर देते हैं। इस बार भी इस फाइट का कोई एंड नहीं निकलता। फाइट के एंड में ये दोनों वापस से बैठ जाते हैं। चेन वुडी कहने लगता है, अब मैं वापस से पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मेरा मन कर रहा है एक बहुत बड़ी पार्टी करूं, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सभी लोग को बुलाऊं और सबको बताऊं मेरी पावर वापस आ गई है। सुनियन कहता है, मुझे नहीं लगता ये पार्टी रखना अच्छा आइडिया है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से कई से तो मेरी फाइट चल रही है। अगर तुमने उस पार्टी के अंदर मुझे बुलाया और बाकी लोग को बुलाया तो वो लोग जैसे ही मुझे देखेंगे पार्टी को बोलकर मुझ पर अटैक करना शुरू कर देंगे। चेन वुडी कहता है कि सच में ये इसका मतलब तुम इस पूरी जगह पर काफी ज्यादा फेमस हो चुके हो, तुमने इतने सारे दुश्मन बना लिए हैं। वैसे यहाँ पर मेरी दुश्मन भी कुछ खास कम नहीं है, मेरी पावर पहले बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब पावर कम हुई तब बहुत सारे लोगों के लिए मैं पूरी तरह इनविजिबल हो गया और जिन लोगों को मैं दिखाई देता था वो लोग मुझे केवल चिढ़ाते रहते थे। अब जब मेरी पावर वापस आ चुकी है तो मैं इसका एडवांटेज उठाऊंगा, उन सभी के पास में जाकर उनसे अपना बदला लूंगा, उन्हें बताऊंगा कि पुराना चेन वुडी वापस आ चुका है, जो कि किसी से डरता नहीं है और सबको जवाब दे सकता है। इसके अंदर चेन वुडी सुनियन को लेकर अपने साथ में इस होटल के बाहर आता है। इसका नाम टिन हुआ रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट के अंदर इस सिटी में जितने भी ताकतवर कल्टिवेटर रहते हैं वो सब के सब अपनी पार्टीज ऑर्गेनाइज कराते हैं। यहाँ पहुंचने पर चेन वुडी कहने लगता है, मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया है, आज भी अंदर जहाँ पर कोई पार्टी चल रही होगी वहीं पर अंदर मैं सबको बताऊंगा कि मेरी पावर वापस आ चुकी है। इसी टाइम पर इस जगह पर जो कल्टिवेटर पहुंच जाता है, ये वही कल्टिवेटर है जिसके सामने सुनियन ने मोस्ट चेन को मार दिया था। ये सुनियन को देखते कहने लगता है, सुनियन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सुनियन कहता है, अब क्या तुम इतने बड़े हो गए कि तुम मुझे बताओगे मुझे किस जगह पर जाना है और कौन सी जगह मेरे लिए है? कल्टिवेटर बोलता है, बिल्कुल मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, ये जगह केवल अमीर कल्टिवेटर्स के लिए है जिनके पास में बहुत ज्यादा पैसा है, तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं। इस रेस्टोरेंट के अंदर जितनी पार्टीज होती है उन सभी को सीनियर डिंगे ऑर्गेनाइज कराते हैं और उसके अंदर तुम बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकते, तुम इस काबिल नहीं हो। ये सुनकर चेन वुडी काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे और पावर दिखाने का एक सही मौका मिल चुका है। इसी के साथ चेन वुडी इस कल्टिवेटर के गाल पर एक रख के थप्पड़ मार देता है। इससे इस कल्टिवेटर को बहुत गुस्सा आने लगता है। ये कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह थप्पड़ मारने की? चेन वुडी कहता है, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा क्योंकि तुम इस थप्पड़ के लायक थे, अगली बार बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना। इसके बाद चेन वुडी इस रेस्टोरेंट को देखता है और जोश चला कहता है, डिन हाउ, जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारा बाप क्या वापस आ गया है। चेन वुडी के इतना कहने के साथ ही उस रेस्टोरेंट के अंदर से एक बंदे की चिल्लाने की हो जाती है। वो कहने लगता है, किसकी हिम्मत हुई यहाँ बाहर खड़े होकर इस तरह चिल्लाने की? कौन है वो जो इस वर्ल्ड के अंदर अपने टाइम को खत्म करवाना चाहता है? जी कहते हुए ये बंदा वहां से नीचे उतरता है। लिनिया जल्दी से इसके पास में आता है और उसे कहने लगता है, ये मोटा लड़का है वो जिसने आपके बारे में ये सारी बातें की, और इसके साथ में जो दूसरा लड़का है इसका नाम है सुनियान, ये भी एक बहुत ही घटिया लड़का है, इसने मेरी टीम के एक बंदे को मार दिया था, वो भी मेरी आंखों के सामने। इसके अलावा भी इस सेक्ट के और भी कई सारे लोगों को अक्सर ही परेशान करता रहता है, बहुत ही बेकार इंसान है। डिंग ये सब कुछ सुनते हुए लगातार चेन वुडी तो दिख रहा होता है, उस पर चल जाता है कि चेन वुडी की पावर्स वापस आ गई है, इसलिए अब उससे पंगा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये समझ में आते ही ये कल्टिवेटर डिंग लियोन के गाल पे एक रख के थप्पड़ मार देता है। लियोन को समझ में नहीं आता कि अचानक से क्या हुआ, वो अपना गाल चलते हुए कहने लगता है, ब्रदर डिंग ये आपने क्या किया, अब मुझे थप्पड़ क्यों मार रहे हैं? आपको तो इस लड़के चेन वुडी गाल पे थप्पड़ मारना चाहिए, इसने आपकी इंसल्ट की है। इसी टाइम पर लियोन को पता चलता है चेन वुडी और डिंग दोनों ही काफी अच्छे दोस्त हैं, या फिर शायद से ये केवल दिखावा है। डिंग आगे बढ़ते हुए चेन वुडी से कहने लगता है, चेन वुडी तुम्हें बिल्कुल नाराज होने की जरूरत नहीं है, ये आसपास के लोग तो ये सब कुछ कहते रहते हैं, तुम्हें केवल आज की पार्टी के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये पार्टी स्पेशली तुम्हारे लिए है, तुम्हारी रिकवरी खबर यहाँ पर पहले पहुंच चुकी है, इसी वजह से यहाँ पर काफी सारे कल्टिवेटर्स आए इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, तुम्हें भी इसके लिए खुश होना चाहिए। लियोन जैसे इन कल्टिवेटर्स को देखकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए। और लियोन, चेन वुडी आज वो स्पेशल गेस्ट है, इसलिए तुम इसके साथ में किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं कर सकते हो, जल्दी से इससे माफी मांगो। ये सुनकर लियोन सोचने लगता है चेन वुडी गवर्नर का बेटा है और इसके अलावा इसकी पावर से वापस आ चुकी है, डिंग भी इसके सपोर्ट में जा चुका है, इसलिए मेरे लिए अच्छा होगा मैं यहाँ पर अपना सर झुकाकर इससे माफी मांग लूं, बेकार पंगा लेना ठीक नहीं होगा। ये सोचकर लियोन डिंग की बात मानते हुए चेन वुडी के सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांग लेता है। चेन वुडी कहता है, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज हुई नहीं, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा वो इसलिए था क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर इन लॉ
यानी कि सुनियान के ऊपर मेरी एब्सेंस में अटैक करने की कोशिश की थी और अभी मेरे सामने उसकी इंसल्ट करने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। ये सुनने के साथ ही डिंग का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि आज जो उसने पार्टी ऑर्गेनाइज की है ये असल में चैन वुडी के लिए थी नहीं। इसे यहाँ पर चैन वुडी से कोई मतलब है नहीं, इससे मतलब है गवर्नर की बेटी से। डिंग को गवर्नर की बेटी से शादी करनी है ताकि इस कंट्री के अंदर उसका असली नाम हो सके। लेकिन अब तो चैन वुडी ने कह दिया है कि सुनियान उसका ब्रदर इन लॉ है, इसी वजह से डिंग के सारे अभियानों पे पानी फिर चुका है। डिंग की इस हालत के बारे में ली युआन को भी पता है, लेकिन अभी ये कुछ का रिएक्ट नहीं करता और सुन के सामने माफी मांग लेता है। तो मीटिंग आगे बोलता है तो भी ठीक है, अभी यहाँ का मैटर सॉल्व हो चुका है। ली युआन ने तो उस माफी मांग ली है, तो कैसा रहेगा हम इस पार्टी के अंदर चलें। यहाँ से अंदर मैंने क्या तैयारी की है वो देखकर तुम पूरी तरह चौंक जाओगे। ये सुनने के साथ ही ये चारों बंदे इस रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करते हैं। डिंग रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करने के साथ ही वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनसे भी कहने लगता है सब के सब यहाँ देखो, मेरा एक काफी अच्छा दोस्त चैन वुडी यहाँ पर आ चुका है। इस चैन वुडी के आने की खुशी में ही मैंने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है। ये लड़का कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये हमारी सिटी के गवर्नर का बेटा है और मेरा काफी अच्छा दोस्त है। ये सुनकर यहाँ सामने की तरफ एक कैलकुलेटर खड़ा होता है, जिसके साथ में दो लड़कियां भी होती है। ये कैलकुलेटर बोलने लगता है डिंगाओ, तो ये तुम्हारी प्लानिंग है। हम तो ऐसे सोच रहे थे कि तुमने किसी भी बेकार की चीज के ऊपर ये सारे पैसे वेस्ट कर दिए हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये सारी की सारी तुम्हारी प्लानिंग थी ताकि तुम इस लड़के चैन वुडी को इम्प्रेस कर सको और इसके जरिए इसकी बहन को। यहाँ पर हमसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, इसलिए तुम्हें डायरेक्टली कहना चाहिए कि तुम इस लड़के के ब्रदर इन लॉ बनना चाहते हो और इस सिटी के गवर्नर के सन इन लॉ। ये सुनकर चैन वुडी हंसते बोलने लगता है डिंग, अगर सच में तुम्हारी इच्छा थी तो ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो। डिंग कहता है चैन वुडी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ये बताओ क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ? मेरा बिहेवियर कभी भी तुम्हारे लिए खराब नहीं था, मैंने कभी भी किसी भी तरीके से तुम्हें दुखी नहीं किया, तो उसके साथ में भी मेरा बिहेवियर कभी खराब नहीं होगा। चैन वुडी कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हारी वजह से मैं कभी भी किसी तरह से परेशान नहीं हुआ हूँ। तुमने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं ऑफेंड हुआ हूँ, लेकिन फिर भी तुम कभी भी इस काबिल नहीं बन सकते कि मेरी बड़ी बहन से शादी कर सको। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि जो कुछ भी तुम सोच रहे हो इस सारी सोच को इधर उधर बाहर फेंक दो, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। इसी टाइम पर हम देखते हैं चैन वुडी की बहन लेन याओ भी इसी पार्टी में है। उसने अब तक की चैन वुडी की सारी बातें सुन ली है, जो कि इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। इसी टाइम पर पास खड़ा हुआ एक दूसरे रिलेटिव बोलने लगता है चैन वुडी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने अभी भी कहा कि डिंग हाओ तुम्हारी बहन के लिए एकदम लायक नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। डिंग बहुत ज्यादा लायक है, वो बहुत ताकतवर है, 7 स्टार का एक मास्टर है, उसका बैकग्राउंड भी काफी शानदार है, वो डिंग फैमिली से बिलोंग करता है। इसी वजह से मुझे लगता है तुम्हारी बहन के लिए इससे ज्यादा काबिल कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है ये लायक नहीं है तो असल में लायक कौन है? चैन वुडी कहता है लायक इंसान मेरे साथ में है, ये है वो, ये है मेरा परफेक्ट ब्रदर इन लॉ और मेरी बहन के लिए एक परफेक्ट हस्बैंड। जगह तो चैन वुडी स्टूडेंट की तरफ इशारा करता है। ये सुनकर सभी लोग काफी चौंक जाते हैं। इस टाइम पर डिंग स्टूडेंट के पास में आता है और उसे कहने लगता है मैंने यहाँ पर पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, मैं तुम्हें पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम डिंग हाओ है और मैं ब्लैक वुल्फ टीम का टीम लीडर हूँ। अब यहाँ पर डिंग की तरह सुनियन खुद से खुद की तारीफ नहीं करता, वो बस इतना कहता है मेरा नाम सुनियान है और अभी मैं किसी भी टीम के अंदर नहीं हूँ। ये सुनने के साथ ही एक पार्टी के अंदर एक दूसरा लीडर उसे पहचान जाता है और कहने लगता है अच्छा तो तुम सुनियान हो, वो लड़का जिसने इस बार फ्रेशर्स कंपटीशन को जीता था और जिसे गवर्नर ने स्पेशल टोकन दिया था, जिसे तुम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में शामिल हो गए। ब्रदर डिंग, इसके बारे में एक और स्पेशल खबर चारों तरफ फैली हुई है कि इसने एक बहुत ही हाई रैंक के मिशन को अपने लिए सिलेक्ट किया था और उसे काफी अच्छी तरह से कंप्लीट भी किया, जिसके बाद में ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 2nd स्टार मेंबर बन गया। इतना ही नहीं, इसके बारे में और भी काफी सारी खबरें चारों तरफ फैली हुई है। इसने लियू मोशन को मार दिया है, इसके अलावा इसने हुलोंग का एक हाथ भी काट दिया था। सभी लोग इसे देख रहे थे पूरे बाजार के बीच में। जब इसने ये किया तब कोई भी नहीं था जो भी इसे रोक सके। एक कल्टिवेटर यू चैंग ने इसे रोकने की कोशिश की तो वो भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। ये सुनकर डिंग कहने लगता है अच्छा तो तुम इतने ताकतवर हो, सच में एक बुक को उसे कर्ज से जज नहीं कर सकते। अब जब मैं तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ सुन चुका हूँ तो मैं तुम्हारे बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता हूँ। कैसा रहेगा यहाँ पर सबके सामने तुम अपनी काबिलियत को प्रूफ कर दो, क्या तुम मुझसे फाइट करोगे? चैन वुडी कहता है डिंग हाओ, क्या तुम सच में सुनियन से फाइट करना चाहते हो? तुमने अपना कल्टिवेशन लेवल देखा है, तुम इस टाइम पर मूनलाइट के 7th स्टार पर हो, वहीं सुनियान मूनलाइट के 1st स्टार पर। तुम दोनों की कोई बराबरी है ही नहीं, लेकिन फिर भी इस फाइट को हम एक्सेप्ट करते हैं। स्टूडेंट की तरफ से मैं हाँ कह रहा हूँ, लेकिन हर फाइट की तरह जो कि नॉर्मल फाइट नहीं होगी, इस फाइट के अंदर शर्त लगाई जाएगी। डिंगाओ कहता है ठीक है मुझे मंजूर है। सुनियान बताओ तुम किस तरह की शर्त लगाना चाहते हो? सुनियान कहता है कैसा रहेगा इस शर्त के अंदर हम 5 लाख टेल्स को लगाएं? मुझे लगता है इस फाइट के लिए ये एक परफेक्ट अमाउंट है। इतने बड़े अमाउंट को सुनकर डिंग हाओ काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो थोड़ा सा घबराते हुए सुनियन से कहने लगता है 5 लाख टेल्स, तुम जानते हो ये कितना बड़ा अमाउंट है, क्या तुम्हारे पास में ये है भी? इसी टाइम पर हम देखते हैं लेडी जाओ भी इसी पार्टी के अंदर मौजूद है। सुनैन उसकी तरफ एक वाच को फेंकता है और फिर कहने लगता है लेडी जाओ प्लीज काउंट कीजिए इसके अंदर कितने टेल्स है और यहाँ पर सबको बताइए कि मेरे पास में पैसों की कोई कमी नहीं है।
लेडी साहब कहती है, हाँ सुनियन बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस पाउच के अंदर एकदम 5 लाख टेल्स है। ये सुनकर अब डिंग थोड़ा सा और घबराने लगता है। ये सोचने लगता है इस लड़की के पास में 5 लाख टेल्स है और मैं जितने ताकतवर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ मेरे पास में भी इतने पैसे नहीं है। पिछले 4 साल से मेरी फैमिली मुझे जितने भी रुपए दे रही है वो तो अच्छा हुआ मैंने उससे एक बार काफी बड़े हिस्से को अपने लिए सेव कर रहा था। इसी वजह से मेरे पास में अभी 4 लाख टेल्स है, अभी भी 1 लाख कम है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, यहाँ पर ये लगना नहीं चाहिए कि मैं गरीब हूँ। ये सोचकर डिंग हंसने का नाटक करते हुए अपने एक साथी के पास में आता है और उसे धीरे से कहने लगता है, अभी मेरे पास में 1 लाख टेल्स नहीं है, क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो? वो बंदा तुरंत ही इस चीज के लिए मान जाता है और उसे हंसते हुए कहने लगता है, हाँ बिल्कुल तुम इसे ले सकते हो। वैसे भी जैसे ही ये फाइट खत्म होगी उसके बाद में तुम्हारे पास में इसका डबल अमाउंट होगा। यही बात करते हुए अभी दोनों हंसने लगते हैं। तभी सुनियन कहता है, तो फिर अब ठीक है, इस फाइट के अंदर हम दोनों ने अपनी तरफ से काफी बड़े बड़े अमाउंट को लगा दिया है, तो कैसा रहेगा इस फाइट को भी थोड़ा शानदार बना दे। ये फाइट भी नॉर्मल नहीं होगी, इस फाइट के अंदर हमने आंखों के ऊपर पट्टी बांध के फिर फाइट करेंगे। यहाँ पर डिंग हाउ के पास में इसलिए से फाइट करने का पहले भी एक्सपीरियंस है, इसलिए तुरंत ही इस चीज के लिए मान जाता है और सोचने लगता है इस लड़के ने तो एकदम मन की बात छीन ली। इस तरह की फाइट में मेरा पुराना एक्सपीरियंस मेरे काफी काम आ सकता है। यहाँ से हम कुछ मिनटों बाद सीन देखते हैं। फाइट की पूरी तैयारी हो चुकी है। सुनैन और डिंग दोनों अपने आंखों के ऊपर पट्टियां बांध लेते हैं और इसके अलावा इस पार्टी के अंदर बाकी जितने भी गेस्ट होते हैं वो सभी साइड में हो जाते हैं। इन्हें फाइट करने के लिए एक बड़ा सा एरिया दे दिया जाता है। इसके तुरंत बाद ये फाइट शुरू होती है। डिंग पहले आगे बढ़कर सुनैन के ऊपर अटैक करता है। दोनों के अटैक एक दूसरे टकरा जाते हैं। इस अटैक का किसी के ऊपर भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होता। डिंग कहने लगता है ये केवल एक टेस्ट अटैक था ताकि मैं देख सकूं तुम्हारे पास कितनी ज्यादा है। अब मुझे अंदाजा हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें हरा दूंगा। तुम्हारे रहने के बाद में मेरे पास में 5 लाख टेल्स एक्स्ट्रा होंगे। मैं खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करूंगा। वैसे यकीन मानो 5 लाख टेल्स के अलावा भी तुमने एक और बहुत बड़ी चीज को इस फाइट के दाव पे लगाया है जिसकी कीमत उस 5 लाख टेल्स से भी ज्यादा है। डिंग का ये इशारा चेनवुडी की बहन लैंग याओ की तरफ होता है क्योंकि इस फाइट के जीतने के बाद में डिंग खुद को ज्यादा कभी प्रूफ कर देगा। तभी सुनैन हंसते हुए बोलने लगता है, डिंग हाओ तुम्हारा इशारा मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन अब इस टेस्ट के अंदर अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। मैं जल्दी से सेट खत्म करके अपने 5 लाख टेल्स जीतने जाता हूँ। बाकी किसी चीज के अंदर मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम्हें बेकार की टेस्टिंग बंद करके फाइट शुरू करो। चलो मैं अपनी तरफ से ही इस फाइट को शुरू कर देता हूँ। ये कहने के साथ ही सुनैन अपना अटैक करना शुरू करता है। वो तेजी से डिंग के आसपास भागने लगता है जिससे उसे पता नहीं चलता कि वो सुनैन कहाँ से अटैक करने वाला है। तभी सुनैन एक तरफ से डिंग के ऊपर एक जोश अटैक करता है। डिंग एकदम से इस अटैक को पता कर लेता है और फिर अपने हाथ से अटैक को ब्लॉक करता है। लेकिन यहाँ पर ये सुनैन का ओरिजिनल अटैक था ही नहीं। सुनैन इस पहले हाथ की मदद से डिंग की डिफेंस को थोड़ा सा कमजोर करता है और फिर दूसरे हाथ से काफी ज्यादा स्पेशल एनर्जी का यूज करके उसके मुंह पर एक रख के मुक्का मार देता है। इस मुक्के के पड़ने के साथ ही ये फाइट खत्म हो जाती है। डिंग जोर से इस बिल्डिंग की एक दीवार को तोड़ता हुआ बाहर जाके गिर जाता है। यहाँ पर डिंग की रफ्तार ज्यादा तेज होती है क्यों एक बिल्डिंग दर्द रुकता ही है, बल्कि पास में एक और दूसरी बिल्डिंग होती है उसके अंदर भी घुस जाता है। इसके साथ ही ये फाइट खत्म होती है। सुनैन अपनी आंखों पे से इस पट्टी को उतारता है और फिर कहने लगता है इस फाइट को यहाँ पर करना है ये मैंने नहीं कहा था, इसलिए इस रेस्टोरेंट का जो भी नुकसान हुआ है वो सारा तुम लोग जाके डिंग से मांग लेना। इस फाइट के एंड में मुझे जो भी इनाम मिला है उसके अंदर से मैं एक टेल भी नहीं दूंगा। वैसे लेडीज आओ, अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा इस फाइट का विनर कौन है, तो अच्छा होगा अब उसका नाम अनाउंस कर दें और उसे उसका इनाम दे दें। ये सुनने के साथ ही लेडीज आओ सुन का नाम अनाउंस करती है और उसे 10 लाख टेल्स पूरे पूरे दे देती है। चेनवुडी भी खुश होता हुआ सुनन के पास में आता है और उसे कहने लगता है, सुनैन बहुत अच्छे, तुमने आज काफी अच्छी तरह से फाइट की और इस फाइट के अंदर तुम्हें जो भी इनाम मिला है इससे हम एक बहुत शानदार पार्टी करेंगे। सिस्टर लैंग याओ तुम भी हमारे साथ में चलो। ये सुनने के साथ ही ये तीनों यहाँ चले जाते हैं। इन तीनों को ज्यादा देखकर डिंग के साथ के ये जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं ये सब के सब काफी चौंक जाते हैं। सोचने लगता है ये फाइट इतने समय से कैसे खत्म हो गई। यहाँ से हम कुछ देर बाद रात का सीन देखते हैं। किसी दूसरे होटल के अंदर डिंग हाओ की पूरी पार्टी खराब होने के बाद में सुनैन अपने साथियों के साथ में अपनी अलग ही पार्टी एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे लगातार शराब पीते हुए चेनवुडी सुनैन से कहने लगता है, सुनैन मैं इस टाइम पर मूनलाइट के फर्स्ट स्टेज पर हूँ। तुम्हारे ब्लड की मदद से मेरा सारा कंडीशन वापस से आ गया है। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था तुम्हारे ब्लड से मेरी बॉडी का जितना भी पॉइजन है वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये कहते हुए ये दोनों एक बार वापस से चेयर्स करते हुए एक और ग्लास पी जाते हैं। चेनवुडी आगे बोलता है, वैसे मैं सोच रहा हूँ सेकंड मूनलाइट स्टेज के लिए अपना ब्रेक थ्रू शुरू करूँ। सुनैन तुम्हें क्या लगता है इसके अंदर मुझे कितना टाइम लगेगा? वैसे मैंने ठीक होने के बाद में एक बार फिर से ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की थी उसके लिए। ये कहते हुए चेनवुडी की जबान गड़खड़ाने लगती है। वो फिर से खुद को संभालता है और फिर कहने लगता है, उसके लिए मैंने 20 स्पिरिचुअल पिल्स खा ली है जिनकी कीमत लगभग 1 मिलियन टेल्स के बराबर होगी, लेकिन फिर भी अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया। सुनैन कहता है, इतनी ज्यादा? ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। चेनवुडी कहता है, मेरे लिए नहीं, मेरे फादर के पास में इस तरह की पिल्स तो इधर उधर पड़ी ही रहती है। उनके पास में एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर इस तरह का बहुत सारा ट्रेजर पड़ा हुआ है जिनको कल्टिवेशन के अंदर यूज किया जा सकता है। ये कहते चेनवुडी एक और ग्लास के अंदर थोड़ी और शराब डालता है और फिर फटाक से उसे पीते हुए सुनैन से कहता है, वहाँ पे जितना भी ट्रेजर है वो सारा मेरा और मेरी बहन का है। इसे सुनते हुए सुनैन थोड़ा चौंका होता है। वो बस लगातार चेनवुडी दिखता रहता है। चेनवुडी कहता है, तुम ऐसे मुझे क्या देख रहे हो, रुको मत, पीते रहो। ये सुनने के साथ ही सुनैन वापस से ये एपिसोड शुरू कर देता है।
चेनवुडी आगे बोलता है, तुम पहले कब ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ तुम और ज्यादा पावरफुल बनो, इस वर्ल्ड के सबसे ताकतवर इंसान बनो। इसके लिए तुम्हें कल्टिवेशन के जितने भी रिसोर्सेज चाहिए वो तुम्हें हमारी तरफ से मिलेंगे। मैं तुम्हें सब कुछ लाके दूंगा, पिल्स, वेपन्स और या फिर जो कुछ भी जो भी तुम्हें चाहिए हो। इसके अलावा जो तुम्हें शराब पी रहे हो ये भी तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगी। इन्हें स्पेशल तरह से बनाया गया है, इसके अंदर कल्टिवेशन की पावर है, यानी एक तरह से तुम इस शराब को पीकर भी अपना कल्टिवेशन ही कर रहे हो। ये कितने सुनन एक गिलास शराब को पी जाता है। चेनवुडी आगे बोलता है, इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करने के लिए इस तरीके के बहुत सारे रिसोर्सेज की अक्सर जरूरत पड़ती रहती है, जो कि तुम्हें ऐसे मिलना इतना आसान नहीं होगा। इस तरह की शराब तो मार्केट में मिलती भी नहीं है। ये मैं स्पेशली लेके आया हूँ क्योंकि तुम मेरे काफी अच्छे दोस्त हो, तुमने कई बार मेरी मदद की है, इसी वजह से मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ। मेरे पास जितने प्रोसेस है वो सारे तुम्हारे हो सकते हैं, उन सभी को तुम फ्रीली अपने कल्टिवेशन के अंदर यूज कर सकते हो। ये सुनकर सुनने बहुत कुछ हो जाता है। वो कहने लगता है, एक मौका किस तरीके का? चेनवुडी कहता है, तुम मेरे काफी अच्छे दोस्त हो, तुम मुझे जिस तरह से जानते हो मैं तुमसे क्या बात करने वाला हूँ। क्या तुम्हें मेरी बहन पसंद है? वो तुम्हें सुंदर लगती है? ये सुनकर सुनैन लेन जाओ की तरफ देखता है और फिर हाँ में सलाह देता है। चेनवुडी कहता है, अगर तुम्हें वो सुंदर लगती है तो कैसा रहेगा, तुम उससे शादी कर लो और मेरे ब्रदर इन लॉ बन जाओ। ये सुनने के साथ ही सुरैन को इतनी ज्यादा चढ़ जाती है कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये सारी चीज खत्म होने के बाद में जब अगले दिन उसे होश आता है तो उसे अपने सामने ये गवर्नर दिखाई देता है, जो कि उसके उठने के साथ ही उसे कहने लगता है, मेरे सन इन लॉ, आखिरकार तुम उठ ही गए, तुम्हें उठने में बहुत टाइम लग गया, सर में दर्द वगैरह तो फील नहीं हो रहा। ये सुनने के साथ ही सुनैन अपना सर पकड़े कहने लगता है, ये क्या हुआ, मेरे सर के अंदर बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये सब कुछ कल रात पी हुई उस शराब का असर है। इस शराब के कारण नशा अभी भी चढ़ा हुआ है। यहाँ पर अभी आपने मेरा नाम लिया और मुझे कुछ अजीब से सुनाई दिया। गवर्नर कहता है, मैंने अभी तुम्हारा नाम लिया ही नहीं, तुम तो मेरे सन इन लॉ हो, उठ जाओ अब। चेनवुडी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा बुरा लगा कि तुम यंगस्टर्स ने हम बड़ों को बताया भी नहीं, आपस में शादी कर ली। तुम्हारी ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह यंगस्टर्स को अपने एल्डर्स को बताए बिना इतना बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया। मैं जल्दी ही पूरी सिटी के अंदर ये खबर फैला दूंगा कि तुम मेरे नए सन इन लॉ हो। काश तुमने ये सब कुछ करने से पहले मुझे इस बारे में बताया होता, तो हम तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ और इसके अलावा हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उस सब का यूज करके तुम्हारा नाम पहले यहाँ पे फेमस कर देते और उसके बाद में आगे की प्रोसेस को कब्जा शानदार करते। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं स्टेट गवर्नर हूँ, ये सारा काम तो अभी भी हो सकता है। इस गवर्नर के इतना कहने के साथ ही सुनैन बहुत डर जाता है। वो कहने लगता है, ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, कल रात को मुझसे इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो सकती है? ये कहते सुनैन की पूरी बॉडी कांपने लगती है। वो इस गवर्नर से कहता है, अंकल मुझसे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। गवर्नर कहता है, अब तो गड़बड़ हो चुकी है, वैसे तुम मुझे अंकल क्यों कह रहे हो, यही अब तो अपने आप में एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। सुनैन रोते हुए बोलता है, अंकल मेरी बात सुनिए, मुझे सच में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। कल रात को मैं नशे में था, मुझे जो कुछ भी हुआ उस सब के बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं है। ये शादी वगैरह जिस चीज की अब बात कर रहे हैं इसके बारे में भी मैं बिल्कुल भी जानता नहीं हूँ। मुझे तो अभी भी ये सब कुछ याद नहीं आ रहा है। सुनैन की ये बात सुनने के साथ ही ये गवर्नर बहुत तो गुस्सा जाता है। ये उससे कहने लगता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने कल रात को क्या किया, जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में मुझे पता चल चुका है, इसलिए अब सब कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा। मैं अब से तुम्हारा फादर इन लॉ हूँ, मुझे अंकल कभी मत बुलाना। हमेशा मैं तुम्हारे मुंह से खुद के लिए केवल फादर इन लॉ वर्ड ही सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर सुनैन डर के मारे इस गवर्नर को फादर इन लॉ बोल देता है। इससे गवर्नर खुश होता हुआ सुनैन से कहने लगता है, बहुत अच्छे, तुमने मुझे कह दिया, मुझे सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे तुम्हारे ऊपर इस हैंगओवर का असर कब तक लंबा होने वाला है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम थोड़ा और आराम कर लो, आराम से जब तुम्हारा मन हो तब बाहर आ जाना। जगते गवर्नर सुनैन को उसी रूम के अंदर छोड़कर वहां से बाहर निकल जाता है। इसके साथ ही सुनैन को जितनी भी चढ़ी होती है वो सारी एक साथ उतर जाती है। वो जोर से अपना सर पकड़ते हुए कहने लगता है, ये क्या हो गया, मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली है, एक ही रात के अंदर मैं इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद सुनैन अपने माइंड में एक खुराफाती आइडिया लाता है। पूरी तरह तैयार होने के बाद में इन दोनों बाप बेटे के सामने जाता है और उनसे कहने लगता है, आप लोग मेरे साथ में अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन आप में से कोई भी मेरे बारे में कुछ जानता नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ से आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहता हूँ। मैं असल में कुछ टाइम पहले तक क्वीन फैमिली से बिलोंग करता था। मेरी अपनी फैमिली ने मुझे बाहर निकाल दिया, फिर मैंने मेरी फैमिली को छोड़ दिया, अपने नाम के आगे से क्वीन वर्ड को हटा दिया और फिर अपनी मॉम के नाम को यूज करने लगा। इस वजह से मेरे फादर मुझसे बहुत नाराज हुए, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, मैंने भी अपने फादर को मारने की कोशिश की। इसके अलावा मैंने अपने दोनों भाइयों को भी मार दिया है। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया क्योंकि क्वीन फैमिली ने मेरी मॉम को पकड़ रखा था। अभी भी मेरी मॉम मेरे साथ में नहीं है, वो असल में इस टाइम पर सुन फैमिली की कैद में है। सू फैमिली एक बहुत ताकतवर फैमिली है जिसके ऊपर मैं जल्द ही अटैक करने वाला हूँ। यानी कि इसका मतलब मेरे आगे का फ्यूचर बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे कई सारी खतरनाक फाइट करनी होगी। सुनैन की इन सारी बातों को गवर्नर और चेनवुडी कुछ देर तक आराम से बैठे बैठे सुनते रहते हैं। तभी गवर्नर आगे बोलता है, इस तरह की दिक्कतें तो लगभग हर एक कल्टिवेटर की लाइफ के अंदर आती ही रहती है,
तुम बहुत ताकतवर हो, इसलिए तुम्हें अपनी पावर को कई सारी जगहों पे यूज करना ही होगा। इसी वजह से तुम्हारे कई सारे दुश्मन भी बनेंगे। तुम्हारे इतने सारे दुश्मन है, ये चीज को प्रूफ करती है कि तुम कितने लायक हो। ये वर्ल्ड ताकत के सामने झुकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है या फिर किसके साथ में तुम्हारे किस तरह की रिलेशन है। अगर तुम्हारी पावर ज्यादा है तो फिर इस वर्ल्ड के सभी लोग अपने आप ही तुम्हें मानने लगेंगे। और आखिर में रही बात तुम्हारी मॉम की, तो तुम इतने पावरफुल हो कि बड़ी सैनी से कुछ टाइम के अंदर तुम्हारी मॉम को भी छुड़ा लोगे। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। ये सुनने के बाद में सुरन के पास में कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। वो खुशी खुशी इस शादी के लिए मान जाता है। वो कहने लगता है, मैं नहीं चाहता इस शादी के होने के बाद में कोई भी मेरे ऊपर या फिर आपके ऊपर ये इल्जाम लगाए कि आपने मेरी ये शादी अपनी बेटी के साथ में जबरदस्ती करा दी है। इसलिए इस शादी के अंदर मैं अपनी तरफ से गिफ्ट देना चाहता हूँ। मेरे पास में इस टाइम 18 लाख टेल्स कॉइंस है और इसके अलावा कई सारी ब्लैक आयरन स्वॉर्ड्स भी है। मैं चाहता हूँ इन सभी रिसोर्सेज को इस शादी के अंदर यूज किया जाए। ये प्रूफ होगा कि मेरे को इस शादी से कोई भी एतराज नहीं है और यहाँ पर मेरे साथ में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है। मुझे पता है कि सारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कीमती नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी थोड़ी सी रेस्पेक्ट रखते हुए प्लीज इन सभी को एक्सेप्ट कीजिए। सुनैन की ये बात सुनने के साथ ही गवर्नर काफी खुश जाता है। वो तुरंत ही उसके रिसोर्सेज को एक्सेप्ट करते हुए उससे कहने लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास में कितने रिसोर्सेज है, फर्क इस चीज से पड़ता है कि तुमने इस शादी के लिए हाँ कह दिया है। और न केवल तुमने हाँ कहा है बल्कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी अच्छी तरह रखना जानते हो। तुम सच में इस काबिल हो कि मेरे सन इन लॉ बन सको। ये सुनने के साथ ही चैन वुडी सुरन के पास में जाता है, उसे उठाने लगता है और उसे कहता है, देखा मैंने कितने शानदार लड़के को अपनी बहन के लिए सिलेक्ट किया है। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तभी मैं समझ चुका था ये बहुत ज्यादा लायक है। अब हम इस पूरी कंट्री को दिखाने के लिए शादी की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। चैन वुडी के इतना कहने के साथ ही हम डायरेक्टली 1 महीने बाद से दिखते हैं। वो दिन आ चुका है जब पूरी कंट्री को यह बताई जाएगी कि सुनैन की शादी इस सिटी के गवर्नर की बेटी से हो चुकी है। ये बताने के लिए एक बहुत ही शानदार परेड ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें सबसे आगे सुनैन है। वो अपने घोड़े पे बैठकर इस पूरी परेड को लीड कर रहा है। यहाँ पर साथ में कुछ अनाउंसर्स भी है जो कि लगातार ये चिल्लाते जा रहे हैं कि सिटी के सभी लोगों को ये सूचित किया जाता है कि हमारे गवर्नर की बेटी की शादी सुनैन के साथ में हो चुकी है, यानी कि सुनैन अब से हमारे गवर्नर का सन इन लॉ है। इनकी काबिलियत के बारे में तो आप सभी को पता चल ही चुका होगा। ये वही है जिन्होंने 2 महीनों के अंदर ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर अपनी काबिलियत को काफी अच्छी तरह साबित किया था। इनके पास में काफी शानदार मिशन आए जिन्होंने इनकी कई तरह से परीक्षा ली और इन सभी को इन्होंने अच्छी तरह पार किया। इस टाइम पर जब अनाउंसर जैसे कुछ कह रहे होता है तभी बाहर सिटी के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सबके सब ये सुनने के लिए आ जाते हैं। डिंग भी यहाँ पर आता है और उसे ये सब कुछ देखकर काफी बुरा लगता है क्योंकि जिस जगह पर उसे होना था उस जगह पर सुनैन है। इसके बाद में ये पूरी सिटी के अंदर परेड घूमने के बाद में वापस से गवर्नर के महल के अंदर पहुंच जाती है। इसके बाद में जो ही बच्चे कुछ रीति रिवाज होते हैं उन सभी कंप्लीट करने के बाद में सुनैन और लैन याओ को एक रूम के अंदर अकेला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद में इन दोनों का पर्सनल प्रोग्राम शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में तो सुनैन इस प्रोग्राम के अंदर बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता, वो थोड़ा हिस्ट्री चलाने लगता है, लेकिन धीरे धीरे लैन याओ उसे मना ही लेती है। जिसके बाद में ये प्रोग्राम अपने एक्सट्रीम स्टेज पे पहुंच जाता है जो कि लगातार 3 दिन तक चलता है। 3 दिन तक ये सब कुछ करने के बाद में सुरन को एकदम सोच आता है कि इस रूम के बाहर भी पूरी दुनिया है और उसके पास में और भी इंपॉर्टेंट काम है। ये सोचते हुए सुनन जल्दी से उठता है। हमें दिखाई देता है वो पूरी तरह सूख चुका है। फिर वो जल्दी से लेनिया को उठाने की कोशिश करता है और उसे कहने लगता है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, तुम्हारे फादर भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ पर हमें पूरे 3 दिन हो गए हैं। इस टाइम पर लेनिया को थकी हुई होती है। वो कहने लगती है, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, फादर कुछ टाइम और हमारे इंतजार कर लेंगे। मेरी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, अब मैं बिल्कुल भी उठना नहीं चाहती। ये सुनकर भी सुनन मानता नहीं है। वो जबरदस्ती लेनिया को अपने साथ में लेकर सिटी के गवर्नर के घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में सुनन को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कोई जोर चिल्लाकर उसे अपनी तरफ बुला रहा है। सुनन दिखता है ये आवाज उसके पहले मास्टर की है जिसका नाम मास्टर तिनहान है। सुनन जैसे ही तिनहान को दिखता है वो तेजी से भागकर उसके पास में आता है और उसे कहने लगता है, मास्टर आप यहाँ पर। तिनहान कहता है, काफी टाइम से तुमसे मिला नहीं था, इसलिए बस ऐसे ही तुमसे मिलने के लिए कुछ हलचल पूछने के लिए आ गया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारी शादी हो गई है। सुनन हंसते हुए बोलता है, हाँ सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ किसी को बता ही नहीं पाया। वैसे आप इससे मिलिए, इसका नाम लेन याओ है, मेरी शादी इसी के साथ में हुई है। लेन याओ जल्दी से आगे बढ़ो, ये मेरे मास्टर है। ये सुनने के साथ ही लेन याओ तिनहान के सामने अपना सर झुकाने लगती है। इससे तिनहान कब ज्यादा खुश हो जाता है। वो सुनन को उसकी शादी गिफ्ट के रूप में अपनी तरफ से ये 2 तलवारें देते हुए कहने लगता है, मैं यहाँ पर क्या तुमसे मिलने के लिए आया था, इसलिए कोई तोहफा लेके नहीं आया। वैसे मेरे पास में ये 2 स्पेशल तलवार है, इसलिए तुम दोनों इन तलवारों को मेरे गिफ्ट के रूप में एक्सेप्ट करो। इन स्वॉर्ड्स को देखने के साथ ही सुनियान और लेन याओ दोनों काफी खुश जाते हैं। वो जल्दी से उन तलवारों को लेकर जोर से चेक करने लगते हैं। तिनहान कहता है, ये दोनों बहुत स्पेशल तलवार हैं। सुनन तो उनका यूज करना जानता है, लेकिन लेन याओ मैं तुम्हें बता देता हूँ, अपनी स्पेशल पावर को यूज करके तुम इसकी मदद से अपने आसपास में 10 मीटर के रेडियस के अंदर एक सेफ्टी जोन बना सकती हो, जिससे हो सकता है कुछ अटैक्स तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाए। ये प्रोटेक्शन इस चीज पे डिपेंड करेगा कि तुम कितनी ज्यादा स्पेशल पावर का उस प्रोटेक्शन के अंदर यूज कर रही हो।
ये सुनकर सुनैन और लेनयाओ वापस से तियानहैन के सामने अपना सर झुकाने लगते हैं। तिनहन बोलता है, वैसे मुझे यहाँ पर आए हुए 2 दिन हो चुके हैं। मैं यहाँ पर आने के साथ ही तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला तुम्हारी अभी भी शादी हुई है, इसलिए मुझे इंतजार करना पड़ा। मुझे पता है नई नई शादी के बाद में सब कुछ वापस से स्टेबल करने में थोड़ा टाइम लगता है। वो टाइम मैं पूरी तरह से तुम्हें देना चाहता था, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसी वजह से यहाँ पर अभी तक इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन अब जब मैं तुमसे मिल चुका हूँ तो अब टाइम हो चुका है मैं जाकर तुम्हारे फादर इन लॉ से भी मिलूं। मैं यहाँ से सीधे गवर्नर के ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ, तुम दोनों भी मेरे साथ ही चलो। जी कहते तिनहान अपनी स्किल यूज करता है, जिससे उस जगह पर एक बहुत बड़ी तलवार आ जाती है। तिनहान तुरंत ही उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और फिर सुनैन और लेनयाओ से कहता है, तुम दोनों भी जल्दी से इस तलवार के ऊपर आ जाओ। दोनों बिल्कुल वैसे करते हैं। इसके बाद में तीनों तेजी से गवर्नर के ऑफिस तरफ जाने लगते हैं। इसी टाइम पर गवर्नर के ऑफिस के अंदर एक बंदा भागते हुए आता है और कहने लगता है, गवर्नर काफी तेजी से एक सेंट इस तरफ आ रहा है। वो एक तलवार के ऊपर खड़ा हुआ है जो कि उड़ सकती है। उसके साथ में आपकी डॉटर और सन इन लॉ भी है, वो भी यहीं पर आ रहे हैं। यहाँ पर इस नौकर डिस्क्रिप्शन गवर्नर को कुछ समझ नहीं आता। वो जल्दी से अपने ऑफिस से बाहर निकलता है। ये तीनों वहाँ पहले पहुंच चुके होते हैं। सुनने जैसे ही इस गवर्नर को देखता है वो कहने लगता है, फादर इन लॉ इनसे मिलिए, ये मेरे मास्टर है। ये एक बहुत ही ताकतवर कल्टिवेटर है, इनका नाम भाई तेनान है। ये सुनकर गवर्नर खुश हो जाता है। वो जल्दी से इस मास्टर के सामने अपना सिर झुकाते हुए उसे कहने लगता है, मेरा नाम चैन तियानशेंग है और मैं इस सिटी का गवर्नर हूँ। ये कहते हुए सोचता है, ये तो कभी शानदार ही हो गया। सुनैन के मास्टर इतने ताकतवर सेंट है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। इसके बारे में रोज नई नई खबरें मुझे पता चल रही है। तेनान कहता है, मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपोर्टेंट बात करने के लिए आया था, क्या हम जल्दी से उसे शुरू कर सकते हैं? गवर्नर कहता है, हाँ बिल्कुल, प्लीज अंदर आइए। अगर आप मेरे घर में आएंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। आराम से अंदर बैठ के बात करते हैं। ये कहने के साथ ही ये सब की सब गवर्नर के घर के अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद में गवर्नर को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चलती है जिसे सुनकर वो काफी चौंक जाता है। सेम ऐसे एक्सप्रेशन सुनयान और लेनयाओ के चेहरे पे भी होते हैं। ये तीनों एक साथ कहते हैं, क्या आप एकदम सच बोल रहे हैं? भाई तेनान दोबारा से अपनी बात को रिपीट करता है। वो कहने लगता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अभी हाल ही में तियानची लैंक के अंदर एक असली को ड्रैगन देखा गया है और ये ड्रैगन बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इसके अंदर 2 तरीके के ड्रैगन ब्लड है। मेरा काम ही है ड्रैगन ब्लड्स को कलेक्ट करना। मैं स्पेशली ड्रैगन ब्लड को कलेक्ट करके उसकी मदद से कल्टिवेशन करता हूँ। तो मैं जल्दी इस ड्रैगन के ऊपर भी अटैक करने के लिए जाने वाला हूँ ताकि इसके ब्लड को कलेक्ट कर सकूं और फिर कल्टिवेशन में यूज कर सकूं। अगर सुनयान अपने कल्टिवेशन के अंदर इस ब्लड का यूज करता है तो उसका कल्टिवेशन काफी अच्छा होगा। ये उसके लिए एक नई अचीवमेंट होगी। उसके पास में पहले ही काफी सारा ड्रैगन ब्लड है जो कि उसकी ड्रैगन स्किल्स को काफी ताकतवर बनाता है। लेकिन जब उसे 2 ड्रैगन ब्लड मिल जाएंगे तब तो एकदम कमाल ही हो जाएगा। ये सुनकर गवर्नर भी बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो कहने लगता है, तो क्या मैं भी आपके साथ में चल सकता हूँ? तेनान कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता आपको मेरे साथ में चलना चाहिए। आप इस सिटी के गवर्नर हैं, आपकी सेफ्टी मुझे तो इंपॉर्टेंट है। वहां पर हम उस ड्रैगन के ब्लड के लिए जा रहे हैं, जिन्हें का मतलब हमें बहुत खतरनाक फाइट करनी होगी। अगर आपके साथ में वहां पर कुछ भी दिक्कत हो गई तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हो सकती है। ये सुनकर सुनियन की वाइफ लेंग्याओ बोलने लगती है, एटलीस्ट मैं तो आपके साथ में चल ही सकती हूँ। तेनान बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो। तुम्हारी कल्टिवेशन एनर्जी को मैं फील कर पा रहा हूँ। तुम अपने फादर के कंपेरिजन में काफी कम स्पिरिचुअल पावर को अपनी बॉडी की तरफ होल्ड करती हो। वहां पर काफी ज्यादा खतरा है। ये लेक एक बहुत ही स्पेशल माउंटेन पर है जहाँ पर लगातार बहुत तेज हवाएं चलती रहती है। जब हम उस जगह पर अटैक करेंगे तब तो हवाएं और भी तेज हो जाएगी। तुम बिल्कुल भी वहां पर कुछ देर के लिए भी होल्ड नहीं कर पाओगी। लेंग्याओ कहती है, अब जब ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है तो सुनियन को भी साथ में क्यों लेके जा रहे हैं? उसके लिए भी तो खतरा हो सकता है। भाई तेनान बोलता है, इसलिए तो मैं उसे अपने साथ में लेके जा रहा हूँ क्योंकि वहां पर उसके लिए खतरा है। वो मेरा डिसिपल है। ये जगह उसके लिए एक एग्जाम की तरह होगी जिसे उसे पास करना होगा। और वैसे भी वो काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे यकीन है वो वहां पर सबको संभाल लेगा। लेंग्याओ कहती है, तो फिर कैसा रहेगा, आप लोग केवल कुछ दिन रुक जाएं। मेरे फादर के पास में एक बहुत बड़ा ट्रेजर का भंडार है जिसके अंदर काफी सारे ताकतवर रिसोर्सेस है। उनका यूज करके सुनियान अपना कल्टिवेशन कर सकता है, अपनी पावर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकता है और उसके अलावा कई सारी कल्टिवेशन की स्किल्स भी सीख सकता है जो कि वहां पर उसके काम आएगी। गवर्नर कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? बिना मुझसे पूछे सबके सामने इस तरह ट्रेजर की बात कर रही हो। शादी होने के बाद से तुम बहुत ज्यादा लापरवाह हो गई हो, अपने हस्बैंड की बहुत ज्यादा केयर करने लगी हो। लेकिन चलो ठीक है, अब तुमने कह दिया है तो। जीते गवर्नर अपने पास से एक चाबी निकालता है और उसे लेंग्याओ की तरफ फेंकते हुए उससे कहने लगता है, ये ट्रेजर की चाबी है, जाओ और जाकर जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो सब कुछ ले लो। ये सुनकर लेंग्याओ और स्पेशली सुनियान काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेंग्याओ जल्दी से सुनियन का हाथ पकड़ती है और उसे वहां से लेके जाने लगती है और वहां जाते हुए कहती है, सुनियान मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे फादर के पास में काफी शानदार ट्रेजर है, अब मैं तुम्हें वो दिखाऊंगी। तुम जैसे ही उसे देखोगे काफी ज्यादा चौंक जाओगे। इन दोनों के यस जाने के बाद में यहाँ पर केवल ये दोनों ही बचते हैं जो कि आपस में बड़ों वाली बातें करने लगते हैं। गवर्नर कहता है, लेंग्याओ बहुत ज्यादा जिद्दी है, कुछ भी करने से पहले ज्यादा सोचती नहीं है और न ही किसी से पूछती है। भाई तेनान कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन फिर भी इन दोनों की आपस में काफी अच्छी बनती है। यहाँ से हम कुछ देर बाद से देखते हैं लेंग्याओ और सुनियन वापस से इस जगह पर आते हैं। सुनियन की हालत काफी ज्यादा खराब है। लेंग्याओ हंसते हुए वहां बैठे सबसे बोलने लगती है, सुनियन को मैंने एक बहुत ही स्पेशल आर्मर बना दिया है, इसकी मदद से उसे ठंड से कुछ भी नहीं होगा
और इसके अलावा ये विंड प्रूफ भी है। जैसे कि आपने कहा था उस माउंटेन के ऊपर बहुत तेज हवाएं चलेगी, तो इस आर्मर की मदद से ये उससे प्रोटेक्टेड रहेगा। लेंगियो की बात सुनकर सबके सब सुरन की चेहरे तो देख रहे होते हैं। सुरन सांस नहीं ले पा रहा है। इस आर्मर का उसके ऊपर बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। उसके पसीने छूट गए। ये देखकर गवर्नर हंसते हुए बोलने लगता है, जल्दी से इस आर्मर को उतार दो। ये आर्मर बिल्कुल भी इस जगह पहनने के लायक नहीं है। तुम्हें एक सेकंड के लिए भी इसे अपने ऊपर नहीं डालना चाहिए। तभी लेंगियो अपने पास से कुछ एलिक्सर दिखाने लगती है। वो उसे कहती है, ये मुझे 5-7 एलिक्सर मिले हैं। इनमें से एक नाइट एलिक्सर है और इस दूसरा वाला एक स्पिरिचुअल एलिक्सर है। ये तीसरा ग्रोथ एलिक्सर। ये सब के सब उसके स्किल को बढ़ाने में काम आएंगे। इसके अलावा मैं और भी काफी सारे एलिक्सर लेके आई हूँ। गवर्नर बोलता है, बस चुप, मुझे सब बारे में नहीं जानना है। तुम जो कुछ भी लेके आई हो उसका जो करना है तो अपने हिसाब से देख लो। फिर गवर्नर भाई तेनान से कहता है, वैसे अभी स्टूडेंट के पास में और कितना टाइम है? वो कितने और टाइम सिटी के अंदर रुक सकता है? भाई तेनान कहता है, अभी आपके पास में 2 दिन है। 2 दिन बाद में हम यहाँ से निकलेंगे। इस टाइम पीरियड के अंदर उसे जितनी भी तैयारी करनी है वो कर सकता है। गवर्नर कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है। इन 2 दिनों के अंदर भी हमें अभी खातिरदारी करने का काफी अच्छा टाइम मिल जाएगा। प्लीज मेरे साथ आइए, हमने आपके लिए काफी अच्छी तैयारी की है। ये कहते गवर्नर भाई तेनान को अपने साथ में लेकर वहां चला जाता है। इस टाइम पर सुनैन अपने रूम के अंदर बैठकर आराम से अपना कल्टिवेशन कर रहा होता है। लेंगियो लगातार उसे देखती रहती है। अब क्योंकि सुनैन अपना कल्टिवेशन कर रहा है इसलिए वो लेंगियो से बात नहीं कर सकता। फिर भी लेंगियो जबरदस्ती सुनैन से बात करने की कोशिश करती है। उससे कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर के अंदर कहती रहती है। इस वजह से सुनैन ये 2 दिन जो उसे कल्टिवेशन करने के लिए मिले थे वो सब कुछ बंद करके लेंगियो के साथ में कुछ अलग तरह कल्टिवेशन करने लगता है। ये सब करते हुए उसे पता ही नहीं चलता कब 2 दिन बीत जाते हैं। पूरा टाइम खत्म हो जाता है। 2 दिन पूरा होने के बाद में सुनैन ये सब कुछ बंद करके तेजी से अपने मास्टर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। और वहां पहुंचने के साथ ही भाई तेनान सुनैन को लेकर वहां से निकल पड़ता है। वहां जाते हुए सुनैन कहने लगता है, मैं बस जल्दी यहाँ वापस लौटूंगा और जब लौटूंगा तब एक पीस में ही होऊंगा, इसलिए मेरी ज्यादा चिंता मत करना। यहाँ पर चैन वुडी भी सुनैन को बहकाने के लिए आया होता है। वो सुनैन को ज्यादा देख कहने लगता है, उस ड्रैगन से कभी जिद्द से फाइट करना, कोशिश करना उस ड्रैगन को यहाँ पर जिंदा लेके आ सको। उसके साथ में हम दोनों साथ में खेलेंगे। जब हम उस ड्रैगन के साथ में खेल रहे होंगे तो पूरी सिटी के लोग हमें देखते रह जाएंगे। वो सीन काफी शानदार होगा। तभी सुनैन अपने मास्टर से बोलता है, मास्टर मैं रेडी हूँ, चलो चलते हैं। ये सुनने के साथ ही मास्टर अपनी स्पीड बढ़ाता है और बिजली की रफ्तार से इस जगह से काफी दूर निकल जाता है। इस सीन को देखकर मुझे हमारी एक दूसरी चीज की याद आती है जिसका नाम है डूम्सडे हंटर। मैं बहुत जोर से रिकमेंड करूंगा इस एपिसोड को देखने के बाद में जरूर से एक बार इस सीरीज को ट्राई करना। इस सीरीज के अंदर हमें स्टोरी बताई जाती है एक लड़के शेन की, जिसे एक स्पेशल पावर मिली है जिससे ये एक ही बारी में 2 वर्ल्ड्स के बीच में फंस चुका है। एक है कल्टिवेशन वर्ल्ड और दूसरा है हाईटेक टेक्नोलॉजी प्लस कल्टिवेशन वर्ल्ड। इन दोनों वर्ल्ड के बीच में शेन को अपनी लाइफ को अच्छे से बैलेंस करना है क्योंकि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर्स का अटैक होने वाला है और ये अटैक एक साथ दोनों वर्ल्ड्स के ऊपर होगा। इसी अटैक को रोकने के लिए शेन ने दोनों वर्ल्ड्स के अंदर अलग अलग तरह की सेना बनाई है। एक वर्ल्ड के अंदर गॉड ऑफ जस्टिस से सपोर्ट कर रही है, वहीं दूसरे वर्ल्ड के अंदर फ्लावर गॉडेस से सपोर्ट कर रही है। ये दोनों गॉड्स ही अपने आप में इतने ताकतवर है कि पूरे वर्ल्ड की पावर का एक्सेस शेन को दे सकते हैं। लेकिन ये सब भी काफी नहीं है क्योंकि मॉन्स्टर्स किस तीसरे वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। जब मॉन्स्टर्स के साथ में पहली फाइट होती है उसी फाइट के अंदर शेन को समझ में आता है मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा ताकतवर है। और इस फाइट के खत्म होने के साथ ही शेन को ये चीज समझ में आती है कि खतरा केवल मॉन्स्टर से ही नहीं है बल्कि दूसरे वर्ल्ड्स के अंदर भी कई सारे ताकतवर कल्टिवेटर्स रहते हैं और वो सब भी जल्दी इन वर्ल्ड्स के ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। ये सब कुछ शेन को उस टाइम पता चलता है जब शेन के मेन वर्ल्ड यानी कि टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के ऊपर जब ज़ॉम्बीज का अटैक हो रहा है। इसी चीज को देखते हुए शेन को समझ में आ चुका है कि केवल गॉड्स के बलबूते पर ही वो इस फाइट को नहीं जीत सकता। इसलिए शेन अपनी पूरी एक टीम बनाता है। इसी टीम का एक मेंबर है एक घोल जो कि अपने आप में इतना ताकतवर है कि उसे मारा नहीं जा सकता। पूरी सेना के ऊपर वो अकेला सबसे ताकतवर है। इतनी सारी पावर को अचीव करने के बाद भी शेन को यह तो पता है जब असल में मॉन्स्टर्स का अटैक होगा तब ये सब कुछ एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको कोई ऐसी सीरीज चाहिए जिसके अंदर हीरो पूरी तरह से स्ट्रेटेजिकली मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करता है, पूरी तरीके से लॉजिकल बेस पर उन सभी को रोकने की कोशिश करता है, और इस सबसे बढ़कर अगर आपको एक ऐसी सीरीज चाहिए जिसके अंदर मेन कैरेक्टर के अलावा भी साइड कैरेक्टर्स भी अपना एक अच्छा रोल प्ले करते हैं तो एक बार जरूर से इस सीरीज को ट्राई करना। इस सीरीज का नाम है डूम्सडे हंटर जर्नी फॉर सेविंग वर्ल्ड। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं वो बताना चाहूंगा पिछले एपिसोड के अंदर मैं एक लाइन बोलना भूल गया था कि इस सीरीज का वो एपिसोड एक 18+ एपिसोड है, एटलीस्ट 16+ तो है ही। तो उस एपिसोड को थोड़ा संभल के देखे। मुझे पता है कुछ लोगों के साथ में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। अब जब मैं इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मेरे पास में एक कमेंट आया है जिसमें डिपेन नाम के बंदे ने लिखा है कि वो इस वीडियो को खाना खाते वक्त सबके सामने देख रहा था, तभी एकदम से वो सीन आ गया और घर पे सबने उसे देख लिया। तो डिपेन भाई आपका जवाब है मैं कल इतना ही कह सकता हूँ, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, सब ठीक हो जाएगा। और अगली बार मैं चीज का ध्यान रखूंगा किसी भी एपिसोड के अंदर अगर इस तरह के सीन है तो स्टार्टिंग के अंदर एक डिस्क्लेमर मिल जाए। नाउ अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की सेटिंग एकदम नॉर्मल सीन के साथ में होती है। सुनैन अपने मास्टर भाई तेनाट के साथ में इस तलवार के ऊपर खड़ा होकर यहाँ से निकल जाता है। सुनैन की नई फैमिली उसे बैक करने के लिए एक जगह पे इकट्ठा होती है। वो सबके साथ सुनैन को जाते हुए देखते हैं। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद में जिटियान सुनैन से कहने लगती है,
सुनैन, तुम वहाँ पर उस ड्रैगन की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करने के लिए जाने वाले हो। अगर तुम वहाँ पर ऐसे चले जाते हो तो अधिकतर एनर्जी पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर एकदम से हीटन को देखकर सुनैन काफी चौंक जाता है। वो उससे कहने लगता है, ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ पर मेरे मास्टर भी है, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। वो कोई नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं है, ऐसा हो सकता है वो यहाँ पर तुम्हें सेंस कर लें। यीटियन कहती है, वो एकदम नॉर्मल सी कल्टिवेटर है, वो तुम्हारे लिए खास हो सकता है लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उनकी पावर अभी भी मेरे सामने काफी ज्यादा कम है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी मुझे यहाँ पर सेंस नहीं कर सकता। अब तुम बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें तुम्हारी वो फीमेल मास्टर याद है? अपनी फीमेल मास्टर के बारे में सुनने के साथ ही सुनैन थोड़ा शर्माने लगता है। यहाँ पर यीटियन लैन यूरान के बारे में बात कर रही है। सुनैन को ऐसे शर्माते देखकर यीटियन आगे बोलती है, मुझे लगा था अपनी शादी हो जाने के बाद में तुम्हारे उस मास्टर को भूल जाओगे। अगर सच में ऐसा होता तो ये बहुत ज्यादा बुरी बात होती। नई लड़की मिलने के बाद में पुरानी को भूल जाना बहुत गलत बात है। सुनैन कहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है उसको याद रखना मेरे लिए गलत बात है। मेरी शादी हो चुकी है, मुझे अब उन्हें भूल जाना चाहिए। यीटियन कहती है, ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है, तुम्हें उनसे मदद मांगनी चाहिए। वो तुम्हारे साथ में इस मिशन के ऊपर चल सकती है, उनकी पावर भी काफी ज्यादा है। अगर वो तुम्हारे साथ में वहीं भी बैठकर उस ड्रैगन की पावर को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करती है तो बिल्कुल भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। उनके साथ में होने से तुम ज्यादा एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर सही तरीके से अब्सॉर्ब कर पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगी उस ड्रैगन के पास में जाने से पहले जाकर अपने मास्टर से बात करो, उन्हें अपने साथ में इस मिशन के अंदर शामिल करो। ये सुनकर सुनैन पहले तो कुछ सोचता है और फिर इस चीज के लिए मान जाता है। वो तुरंत ही अपने मास्टर भाई तेनान से कहता है, मास्टर कैसा रहेगा हम अपने साथ में किसी और को भी यहाँ से लेके चलें। मेरी एक दोस्त है, जब भी मैं उसके साथ में कल्टिवेशन करता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे को कल्टिवेशन का डबल रिजल्ट मिल रहा है। हम माउंटेन्स के ऊपर उस ड्रैगन को मारने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर हमें उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब भी करना होगा। अगर वहाँ पे मेरे साथ में मेरी वो दोस्त रहेगी तो उसकी मदद जाएगी और मेरे को भी डबल प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, तो कैसा रहेगा हम उसे भी अपने साथ लेके चलें। ये कहते हुए सुन मुझे तक घबरा रहा होता है तो ये भाई तेनान कहता है, तुम्हें इतना तक घबराने की जरूरत नहीं है, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पे जा रहे हैं, वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी लॉस तो होगा ही। जब तुम उस ड्रैगन की बॉडी को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करोगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी को तुम ऐसे ही छोड़ देने वाले हो। अगर तुम्हारे पास में सच में कोई तरीका है जिससे तुम अधिकतर एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर पाओ तो जरूर से उसे यूज करके देखना चाहिए। इसलिए तुम जिस किस की बात कर रहे हो उसे भी अपने साथ में लेके चल सकते हो, बताओ पहले कहाँ पर चलना है। ये सुनने के साथ ही सुनैन अपने मास्टर भाई तेनान को लेकर अज़ूरा स्काई स्टैक की तरफ आ जाता है और जैसे ही वह पहुंचता है वह जितने भी डिस्पल्स होते हैं वो सब के सब सुनैन को पहचान जाते हैं, उससे काफी तारीफ करने लगते हैं। उनमें से कहता है, सुनैन तुम वापस आ गए, तुमने उस कंपटीशन को जीत लिया और इसके अलावा तुम्हारी शादी गवर्नर की बेटी के साथ में हो गई, ये सच में बहुत बड़ी बात है। अपनी तारीफ सुनकर सुनैन खुश होता हुआ उनसे डिस्पल से बोलने लगता है, हाँ मैं वापस आ चुका हूँ लेकिन मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन के लिए वापस से निकलना है, मैं मास्टर से मिलने के लिए आया हूँ। वो इस टाइम पर कहाँ पर है? ये सुनकर एक डिस्पल बोलता है, डीन इस टाइम पर वर्किंग हॉल में कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही है, तुम्हें वहीं पे मिल जाएगी। ये सुनकर सुनैन उस जगह निकल पड़ता है। वहाँ पर लेंग यूरान आराम से एक जगह बैठी होती है, कोई बुक पढ़ रही होती है। सुनैन उसे देख कहता है, लेंग यूरान मैं वापस आ गया। सुनैन को देखने के साथ ही लेंग यूरान तुरंत ही जो भी काम कर रही होती है उसे बंद कर देती है और फिर से कहने लगती है, सुनैन तो तुम आ ही गए, शादी के बाद में तुम्हें अब टाइम मिला है यहाँ पर आने का, इतनी जल्दी में तुमने शादी कर ली, किसी को बताया नहीं। सुनैन कहता है, हाँ सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि किसी को बता नहीं पाया, लेकिन मैं इस टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन के लिए निकला हूँ। मेरे मास्टर को एक ड्रैगन की लोकेशन के बारे में पता चला है। आपको तो पता ही है मैं ड्रैगन्स के ब्लड को कल्टीवेट करके उसे अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करता हूँ। कई सारे ड्रैगन का ब्लड मेरी बॉडी के अंदर है, इसी की वजह से मेरी बॉडी के अंदर ड्रैगन पावर आती है। अगर मैं किसी तरीके से 9 ड्रैगन की ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी काम को कंप्लीट करने के लिए एक और स्टेप मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। मैं उस ड्रैगन को मारकर उसकी बॉडी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ में इस काम पर चलो। तुम्हारे साथ में जब मैंने पिछले बार कल्टीवेशन किया था तब उस कल्टीवेशन का काफी अच्छा रिजल्ट निकला था। कल्टीवेशन एनर्जी डबल एफिशिएंसी के साथ में मेरी बॉडी के अंदर इनहेरिट हुई थी। इसलिए मुझे लगता है जिस तरीके से हमने पिछले बार कल्टीवेट किया था अगर हम दोबारा से करेंगे तो काफी शानदार रहेगा। आपको तो पता ही है मुझे जल्दी जल्दी अकबर को बढ़ाना है ताकि मैं उस कैपिटल के ऊपर अटैक कर सकूं, तो ये हमारे लिए काफी अच्छा मौका हो सकता है। आप कल्टीवेशन की बात में आप भी सीज स्टेज पे पहुंच जाएंगी। सुनैन जब ये सब कुछ कह रहा होता है इसी टाइम पर लेंग यूरान को बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसे पहले लग रहा था कि सुनैन यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया है, लेकिन असल में ऐसा है ही नहीं। यहाँ पर आने का सुनैन का अपना स्वार्थ है। इतना गुस्सा होने के बावजूद भी लेंग यूरान सुनैन को मना नहीं करती, वो सुनैन के इस काम के लिए मान जाती है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा होता है। यहाँ से हम डायरेक्टली 3 दिन बाद से देखते हैं सुनैन, लेंग यूरान और मास्टर बाई तेनान उस जगह पहुंच चुके हैं जहाँ पर वो ड्रैगन है।
इस जगह पर काफी ज्यादा ठंड है, इसलिए इन दोनों ने अपने स्पेशल कपड़े पहन लिए हैं। यहाँ से आगे का काम भाई तेनान अकेले करना चाहता है, इसलिए उसने बाकी दोनों को नीचे उतार दिया है। सुनील कहने लगता है, मास्टर क्या सच में आप ये करने वाले हैं? इस जगह का माहौल मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। क्या सच में इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर आप अकेले उस ड्रैगन को मार पाएंगे? भाई तेनान कहता है, मुझे बिल्कुल भी शक मत करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, और ये पहली बार नहीं है जब मैं किसी ड्रैगन से फाइट कर रहा हूँ। मैं पहले भी ड्रैगन से फाइट कर चुका हूँ, बस फर्क इतना सा है, ये ड्रैगन उन सभी में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन चिंता मत करो, मैं जितने ताकतवर अपोनेंट से फाइट करता हूँ मेरी पावर भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। ये ड्रैगन मेरे लिए मेरी पावर का एक नया टेस्ट होगा। सुनील कहता है, लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखना। ये सुनने के साथ ही भाई तेनान तेजी से उस लेक की तरफ निकल पड़ता है और फिर एंड में कहता है, बस तुम आराम से यहाँ पर खड़े होकर इस फाइट को देखो, देखना ये फाइट बहुत शानदार होगी। ये कहते हुए भाई तेनान अपनी सोर्ड के साथ में उस लेक के अंदर डुबकी मार जाता है। स्टार्टिंग में कुछ देर तो उस पानी के अंदर बिल्कुल भी हलचल नहीं होती, तभी एकदम से उस लेक के अंदर एक अजीब सा बड़ा सा सांप दिखाई देता है। कोई परछाई वहां पे तैरती हुई दिखती है। तभी एकदम से एक बड़ा सा ड्रैगन वहां से बाहर निकलता है। उस ड्रैगन के साथ साथ में भाई तेनान भी उस लेक के अंदर से बाहर निकल जाता है और फिर हंसते हुए उस ड्रैगन को देख कहने लगता है, आखिरकार तुम बाहर आई गए। तुम्हें बाहर निकालने के लिए मैंने खुद को चारा बनाया था, लेकिन अब तुम मेरे शिकार हो। जी कहते हुए वो अपनी स्किल यूज करता है, जिसके साथ ही उस जगह पर कैसे तलवार दिखाई देती है और उस ड्रैगन को चारों तरफ से घेर लेती है। इसी टाइम पर भाई तेनान तेजी से वहां से उड़ते हुए एक पहाड़ के ऊपर आकर अपनी तलवार के ऊपर से नीचे उतर जाता है और फिर कहने लगता है, अब बारी आ चुकी है मेरी सबसे ताकतवर स्वॉर्ड को अटैक के लिए भेजने का। ड्रैगन स्लेयर अटैक। भाई तेनान के इतना के साथ ही उसकी उड़ने वाली स्वॉर्ड पूरी तेज रफ्तार में उस ड्रैगन को अटैक कर देती है। ड्रैगन भी चल के भाई तेनान पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन स्वॉर्ड की रफ्तार ज्यादा तेज है। इससे पहले कि ड्रैगन भाई तेनान के पास पहुंच जाता, इस स्वॉर्ड उसकी गर्दन के ऊपर एक जोर से अटैक कर देती है। चारों तरफ खून फैल जाता है। इस अटैक को अपनी बॉडी के ऊपर झेलते हुए भी ड्रैगन अपना अटैक करने में कामयाब हो जाता है। वो जोर से अपनी पूंछ को भाई तेनान के ऊपर मार देता है, जिसके साथ ही उस जगह पर जितने पत्थर होते हैं वो सभी सब टूट जाते हैं। उस जगह का मौसम काफी बुरी तरह से खराब हो जाता है। चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है। ये ड्रैगन तेजी से हवा की ऊंचाई में आ जाता है। ये देखकर अब सुनील घबराने लगता है। वो कहता है, ये क्या हो गया मास्टर, क्या आप ठीक हैं? लेंग्योरन कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मास्टर इतने ताकतवर है कि उस ड्रैगन के इस ट्रैक के बाद में भी सर्वाइव कर पाए? सुनील कहता है, हाँ मुझे लगता है वो बहुत स्मार्ट है। उन्होंने पहले ही इस ड्रैगन की पावर का अच्छे से अंदाजा लगा लिया होगा। अगर वो यहाँ पर इस ड्रैगन से फाइट करने के लिए आए हैं, यानी इसका मतलब वो उसे हरा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये फाइट अभी भी खत्म नहीं हुई है। सुनील के इतना कहने के साथ ही शायद से इस ड्रैगन को भी इस चीज का एहसास हो जाता है कि जोर से घुराने लगता है। उसके साथ करने के साथ ही यहाँ पे जो बिजली कड़कती होती है, जो ऊर्जा तेज जाती है, ये सब के सब एक साथ मिलकर वह जमीन पे अलग अलग जगह पे गिरने लगती है। तभी एकदम से जमीन की नीचे से एक बहुत बड़ी तलवार बाहर निकलती है और तेजी से उस ड्रैगन तो बढ़ने लगती है। इस तलवार के साथ में भाई तेनान भी होता है, जो कि तेजी से उस ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा है। इस तलवार को देखकर ड्रैगन जोर से अपने पास जितनी बिजली होती है वो सारी सारी इस स्वॉर्ड के ऊपर गिराने की कोशिश करता है, लेकिन इस सबसे स्वॉर्ड रुकती नहीं है। वो एकदम इस ड्रैगन के पेट के पास पहुंच जाती है। तभी ड्रैगन अपने हाथों का यूज करता है और इस स्वॉर्ड को अपनी बॉडी के टकराने से पहले ही अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। ड्रैगन ने यहाँ पर इस स्वॉर्ड को पकड़कर उसे अपने पेट में घुसने से तो रोक लिया है, लेकिन वो स्वॉर्ड को अभी तक नहीं रोक पाया है। इस स्वॉर्ड के अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है, जो कि उस ड्रैगन को बहुत जोर दबाने लगती है। ड्रैगन उस अंदर घुस नहीं देता, इसकी वजह से उस स्वॉर्ड के साथ में तेजी से नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर भाई तेनान भी उस स्वॉर्ड के ऊपर अपने प्रेशर को और बढ़ा देता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी एक चीज का अंदाजा नहीं होता, ये ड्रैगन ठीक उस जगह पे गिरने वाला है जहाँ पर सुनैन और लेंग्योरन खड़े होकर इस फाइट को देख रहे हैं। इस ड्रैगन को अपने ऊपर गिरता देखकर सुनैन जोश चिल्ला कहता है, ये ड्रैगन डायरेक्टली हमारे ऊपर गिरने वाला है। लेंग्योरन कहती है, तो फिर ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो, जल्दी से यहाँ से भागो। ये कहते लेंग्योरन सुनैन का हाथ पकड़कर तेजी से भागने लगती है। तभी सुनैन अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है, तुम जल्दी से यहाँ से भागो, मैं इस ड्रैगन को संभालता हूँ, मुझे अपने मास्टर की मदद करनी होगी। ये कहते सुनैन तेजी से नीचे गिर रहे उस ड्रैगन की तरफ कूद जाता है और पीछे की साइड से उस ड्रैगन की बॉडी के ऊपर एक जोर से प्रेशर लगाता है। उसके ऐसा करने के साथ ही ड्रैगन की बॉडी एकदम से आगे की तरफ मूव कर जाती है। इसके साथ ही वो बड़ी तलवार सीधे उसके पेट में घुस जाती है। सुनैन की ये टेक्निक काफी शानदार काम करती है। इस तरीके से उस ड्रैगन की बॉडी के ऊपर एक काफी खतरनाक इम्पैक्ट पड़ता है। वो बहुत जोर से दर्द में चिल्लाते हुए लहूलुहान होकर पूरी तेज तार में जुट में जाए गिरता है। इसी टाइम पर भाई तेनान वापस से अपने स्वॉर्ड को अपने पास में बुला लेता है। सुनैन यहाँ पर अपने सामने इतने बड़े ड्रैगन की लाश को देखकर कब से चौंक जाता है। वो पहले कुछ देर तक तो उसे देखता ही रहता है। भाई तेनान कहता है, तुम इसे क्या कर रहे हो, उसे देखने का टाइम नहीं है, तुमने उसे मार दिया है, अब जल्दी से आगे बढ़ो, उसके एनर्जी को ऑब्जर्व करो। इस एनर्जी को सही तरीके से ऑब्जर्व करने का केवल यही तरीका है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए वो सुनैन के पास में आकर उसे कपड़ों को पकड़कर जोर से खींच लेता है। इसके साथ ही सुनैन पूरी तरह से नेकेड हो जाता है। तो उसे वहां पर पूजा शर्म आने लगती है, लेकिन भाई तेनान अभी भी तो छोड़ता नहीं है, बल्कि उसे पकड़कर जोर से उस ड्रैगन की तरफ फेंक देता है।
ठीक उस जगह पर जहाँ पर उस ड्रैगन के पेट के ऊपर कट लगा हुआ है। और फिर सुनील से कहता है जल्दी से वहां से अंदर जाओ। ये सुनने के बाद में सुनील के पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। सुनील तुरंत ही उस कट की जगह से अंदर घुसता है। यहाँ पर इस ड्रैगन की बॉडी के अंदर का माहौल काफी अलग सा है। यहाँ पर काफी ज्यादा हीट है जो कि ये डिनोट कर रही है कि इस ड्रैगन की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी है जिसे अब्सॉर्ब किया जा सकता है। इसके अंदर सुनैन उसी जगह पर अपना कल्टीवेशन शुरू कर देता है। बाहर की साइड में भाई तेनान लैंग यूरान तो दिखता है और उसे कहने लगता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम इस जगह पर कोई इग्लू बना लो। सुनैन को अपना काम खत्म करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। जब वो अपना काम खत्म करके आएगा तब उसे तुम्हारी जरूरत होगी। जब यहाँ पर तुम्हारा काम खत्म हो जाए तब यहाँ से नीचे की तरफ आ जाना। इस माउंटेन में नीचे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम लोग मुझे बड़ी से ढूंढ लोगे। ये कहने के साथ ही भाई तेनान बिना लैंग यूरान को जॉब सुने तेजी से भाग जाता है। लैंग यूरान जो चिल्लाए कहती है यहाँ पर ये चल क्या रहा है, मुझे यहाँ पर लाया क्यों गया था और इसका क्या मतलब है कि जब सुनैन वहां से बाहर निकलेगा तब उसे मेरी मदद की जरूरत होगी। लैंग यूरान ये सब कहती तो है लेकिन भाई तेनान ने इसमें से कुछ भी सुना नहीं है। इसी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी नहीं है जिसके ऊपर वो अपना गुस्सा निकाल सके, इसलिए वो अपने कुछ काम पे लग जाती है। यहाँ से कुछ घंटे बीत जाते हैं। उस ड्रैगन की बॉडी धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी है। कुछ देर तक इस ड्रैगन की बॉडी के अंदर रहने के बाद में सुनैन की प्रोसेस जब कंप्लीट होती है वो तेजी से उसे बाहर निकलता है। उसे बाहर निकलने के साथ ही सामने की तरफ एक इग्लू दिखाई देता है। इस इग्लू को देखने के साथ ही सुनैन समझ जाता है या तो इस इग्लू को लैंग यूरान ने बनाया होगा या फिर उसके मास्टर भाई तेनान ने, क्योंकि इन दोनों के अलावा यहाँ पर और कोई था ही नहीं। सुनैन तेजी से इस इग्लू के अंदर घुस जाता है। वहाँ अंदर की साइड में उसे लैंग यूरान दिखाई देती है जिसने उस इग्लू के अंदर एक शानदार सा बेड बना दिया है और उसके ऊपर वो आराम से लेटी हुई है। और सुनैन पागलों की तरह बिना कुछ सोचे उस इग्लू के अंदर घुस जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसने कपड़े पहने हुए नहीं है क्योंकि बाहर काफी ज्यादा ठंड होती है, इसलिए उसके पास में इसे कुछ सोचने का टाइम भी नहीं होता। लेकिन जब वो अंदर आता है तो उसे ऐसा सोचता है कि उसने कपड़े नहीं पहने हुए। वो तेजी से अपनी बॉडी को ढकने की कोशिश करता है लेकिन अब तो देर हो चुकी है। लैंग यूरान ने सब कुछ देख लिया है। वो सुनैन से कहने लगती है तुम तो शर्माते हुए भी काफी क्यूट लगते हो। सुनैन इससे कुछ जवाब नहीं देता। लैंग यूरान वापस उठकर सुनैन के पास में आती है और उसे कहने लगती है अब तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम मुझे यहाँ पर किस लिए लेके आए हो। मेरे डबल फिजिक के बारे में तुम जानते हो और तुम चाहते हो तुमने जो ये एनर्जी अब्सॉर्ब की है उसके अंदर मैं तुम्हें मदद करूं तुम्हारे साथ में डबल प्रैक्टिस करके। यहाँ पर डबल फिजिक का मतलब है लैंग यूरान के पास में एक स्पेशल तरह का फिजिक है। जो भी कल्टीवेटर जिसके पास में एक स्पेसिफिक टाइप का फिजिक होता है, अगर वो डबल फिजिक वाले कल्टीवेटर के पास में आकर उसके साथ में अपना प्रोग्राम सेट करता है तो दोनों को कल्टीवेशन के अंदर काफी अच्छी मदद मिलती है। वैसे तो नॉर्मल केसेस में ये प्रोग्राम किसी के साथ भी किया जाए कल्टीवेशन में मदद तो मिलेगी ही, लेकिन जिसके पास में डबल फिजिक हो तो मदद ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से सुनैन यहाँ पर लैंग यूरान को लेके आया है। सुनैन अभी भी कुछ भी करने से काफी ज्यादा हिचकिचा रहा होता है। तभी लैंग यूरान खुद आगे बढ़कर अकेले ही इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करती है और फिर धीरे धीरे सुनैन भी खेलना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर क्योंकि सुनैन की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी है जो कि उसे उस ड्रैगन से मिली है, इसलिए इस जगह पर यह प्रोग्राम काफी लंबे टाइम चलता है, लगभग 15 दिन तक। 15 दिन बाद में ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद में सुनैन लैंग यूरान के साथ में इस सड़क के ऊपर खड़ा होकर यहाँ से निकल पड़ता है। और अब यहाँ पर सुनैन को देखकर साफ पता चल रहा है कि उसके मन में जो भी हिचकिचाहट थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उसे लैंग यूरान के साथ में होने में कुछ खास दिक्कत नहीं है। यहाँ से जाते हुए लैंग यूरान कहने लगती है सुनैन वैसे अब तुम क्या करने वाले हो। सुनैन कहता है ये दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से मैं सबसे पहले मास्टर ढूंढूंगा, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इसके बाद में मुझे वो करना है जिसका मैं काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था और ये इंतजार मैं अब और लंबा नहीं कर सकता। मुझे अभी जाकर अपनी मॉम को छुड़ाना है। यहाँ से हम सीधे सू फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे और मेरी मॉम को छुड़ाएंगे। इस दिन का मैंने काफी लंबे टाइम से इंतजार किया है, अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा। सुनैन से सुनकर लैंग यूरान अलग ही काफी खुश हो जाती है। वो सोचने लगती है ये तो मेरे लिए काफी अच्छा मौका हो सकता है। ऐसा हो सकता है सुनैन ने सबको बताए बिना सीक्रेटली शादी कर ली हो, लेकिन फिर भी अभी मेरे पास में एक मौका है। सुनैन की मॉम की मदद से मैं वो हासिल कर सकती हूँ जो कि मुझे अभी तक मिला नहीं। इसके आगे अब जो कुछ भी होगा वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ऐसा भी हो सकता है एक ही पत्थर से मैं 2 शिकार कर पाऊँ। यहाँ पर लैंग यूरान की इन बातों का क्या मतलब है, हमेशा की तरह इस बार भी ये बिल्कुल समझ में नहीं आता और ना ही हम समझने की कोशिश करेंगे। सुनैन तेजी से अपने मास्टर को ढूंढने के लिए और फिर उसके बाद में अपनी मॉम को बचाने के लिए सू फैमिली के मेन हाउस जो कि क्योटो में है उसकी तरफ निकल पड़ता है। पिछले एपिसोड के एंड तक हमने देखा सुनैन ने अपना कल्टीवेशन करके खुद को इस काबिल बना लिया है कि वो अब अपनी मॉम को छुड़ा सकता है। इसलिए जैसे सुनैन 15 दिन तक यह प्रोग्राम करने के बाद में अपना कल्टीवेशन खत्म करता है, वो तुरंत ही लैंग यूरान
और अपने मास्टर भाई तेना को लेकर सू फैमिली के मेन घर की तरफ निकल पड़ता है, जो कि कोयोटो नाम की सिटी के अंदर है। यहाँ पे सुनैन की सबसे खतरनाक फाइट होने वाली है, जिसके लिए उसने कई महीनों तक तैयारी की है। जैसे सुनैन अपने तीनों साथियों के साथ में इस कोयोटो सिटी के अंदर पहुंचता है, तो वहां पर सबका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए वहां के एक बंदे को मार देता है और फिर वहां पर जितने भी लोग होते हैं उनसे भी से कहने लगता है, मेरा नाम सुनियान है और मैं यहाँ पर अपनी मॉम को छुड़ाने के लिए आया हूँ। उनका नाम सू यिन्यून है। हाँ, तुम सब लोगों ने एकदम ठीक सुना, वो सू फैमिली से बिलोंग करती है। तुम लोगों ने उन्हें कैद कर रखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ अभी के अभी उन्हें रिहा कर दिया जाए और मेरे साथ में भेज दिया जाए। मुझे उम्मीद है आप में से किसी को भी इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सुनियान जब भी कह रहा होता है तो उस सिटी के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सबके सब काफी डरे हुए होते हैं, क्योंकि सुनियान ने केवल एक बंदे को मार दिया है, लेकिन उसके अलावा कई सारे लोगों को घायल भी कर दिया है। और अब यहाँ पर इतना आतंक मचाने के बाद में उसने बात करना शुरू किया है। इसी से नाराज होकर इस जगह पर जो एल्डर होता है ये कहने लगता है, जल्दी से जाओ सू फैमिली के अंदर ये खबर फैला दो कि यहाँ पर 3 बहुत ताकतवर सेंट्स आ गए हैं जिनकी पावर बहुत ज्यादा है, उनसे हम फाइट नहीं कर सकते, इसलिए हमें एंसेस्टर की पावर की जरूरत है। एंसेस्टर्स को यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आना होगा। सुनियन कहता है, हाँ जल्दी जाओ, तुम्हें जिसको मदद के लिए बुलाना है उसको यहाँ पर लेके आ जाओ। मुझे उम्मीद है तुम्हारी सिटी के अंदर इतने ताकतवर एंसेस्टर्स होंगे जो कि हमसे फाइट कर पाए। मैंने हाल ही में कुछ नई स्किल सीखी है, उन सभी का मैं उन एंसेस्टर्स के ऊपर यूज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई ऐसे एंसेस्टर्स मुझसे फाइट करने के लिए आए जिस एक के ऊपर ही मैं अपनी सारी पावर्स का यूज कर पाऊँ। इसी टाइम पर एक एंसेस्टर इसके पहुंच भी जाता है। ये सू फैमिली का मेन हेड है। यहाँ पर आते ही ये सुनने से बोलने लगता है, ए लड़के तू ये सब क्या कर रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुझे सू फैमिली से कुछ भी काम है तो सीधे हमसे बात कर, हमारे लोगों के ऊपर इस तरह से अटैक करना ये सही हरकत नहीं थी। मुझे पता चला तूने किस तरीके से बिना किसी से कुछ भी कहे हमारे लोगों के ऊपर अटैक कर दिया, इसकी तुझे सजा मिलेगी। लेकिन हम बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं है, हम पहले तुमसे बात करेंगे, उसके बाद में तुम्हारे लिए सजा डिसाइड की जाएगी। हमें पता चला है तुम्हारी मॉम का नाम सू युजुन है और यहाँ पर तुम उन्हीं को छुड़ाने के लिए आए हो। सुनन कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, मैं वही हूँ और यहाँ पर अपनी मॉम को छुड़ाने के लिए आया हूँ। आप सू फैमिली के हेड हैं, बेकार में आपसे फाइट करना नहीं चाहता, मेरी मॉम को मेरे हवाले कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सू फैमिली का हेड क्या है, इतनी जल्दी क्या है, पहले तुम्हारी मॉम के बारे में जान तो लो, उनका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसे चल रहा है और फ्यूचर उनका कैसा होने वाला है। उनका जन्म सू फैमिली के अंदर ही हुआ था, उनके माता पिता उसे काफी ज्यादा प्यार करते थे, पूरी सिटी के अंदर उसकी काफी रिस्पेक्ट थी, लेकिन इस पूरी रिस्पेक्ट के ऊपर लात मारकर वो किसी दूसरे लड़की के साथ में भाग गई। वो लड़का दिखने में सुंदर था, लेकिन उसके पास में ना तो कोई कल्टिवेशन की पावर थी और ना ही कोई ताकतवर बैकग्राउंड था। ये दोनों यहाँ साथ में भाग तो गए, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सके। उस लड़के की कुछ टाइम पे डेथ हो गई। तुम्हारी मॉम ने हमारी रेस्पेक्ट पूरी तरह खत्म तो कर ही दी थी, लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं रुकी। उसने एक और लो बैकग्राउंड वाले लड़के को पकड़ लिया और उसके साथ में गलत संबंध बनाकर एक लड़की को जन्म दिया। वही लड़के तुम हो। हमें यहाँ पर तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सू युजिन से, जिसके बारे में अब हमें पता चल चुका है। हम वहां पर गए और उस लड़की को पकड़कर वापस से सू फैमिली के अंदर लेके आ गए। अब यहाँ से आगे की लाइफ उसकी हमारे नौकरों के साथ में बीतेगी, वो हमेशा हमेशा के लिए सू फैमिली की एक नौकर बन के रहेगी। अब मैंने यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी मॉम का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों बता दिए हैं। क्या तुम्हें इस सबसे कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर सुनन को बहुत गुस्सा आने लगता है। सू फैमिली का हेड आगे बोलता है, यहाँ पर तुम्हारे साथ में जो ये लड़की है, मुझे ऐसा लग रहा है तुम दोनों का भी आपस में कुछ चल रहा है। तुम सोच के बताओ, जब तुम्हारी खुद की बेटी इस तरह की हरकत करेगी तो उसके साथ में तुम क्या करोगे? क्या तुम ऐसे ही अपनी बेटी को माफ कर सकते हो जिसने तुम्हारी रिस्पेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया है? न केवल तुम्हारी रिस्पेक्ट को बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली की रिस्पेक्ट को खत्म किया है। ये सुनने के बाद में अब सुनन के पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता। वो इस जगह पर जो तोड़फोड़ करने के इरादे से आया था वो सब भी पूरी तरह से टाल देता है। सू फैमिली का हेड आगे बोलता है, मुझे दिखाई दे रहा है तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल काफी शानदार है, तुम स्काई स्टेज पे पहुंच चुके हो और तुम कम से कम इतने पावरफुल तो हुई कि अपनी मॉम को अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर सकते हो। हमें तुम्हारी मॉम से कुछ खास लगाव नहीं है। अगर तुम सीधे भी हमारे पास में आते और हमसे तुम्हारी मॉम को मांगते तो हम ऐसे ही तुम्हें वो दे देते। अब जब तुम यहाँ पर आई गए हो तो ले जाओ अपनी मॉम को, जितना जल्दी हो सके अपनी मॉम को लो और यहाँ से निकलो। आज के बाद से तुम या फिर तुम्हारी मॉम सू मेंशन के आसपास में भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। तुम्हारी मॉम का हमारे मेंशन से कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ये कहते हुए ये हेड यह जाने लगता है और इसी टाइम पर सुनन की मॉम सू युजुन को इस जगह पर लाया जाता है। पूरी सीरीज के अंदर पहली बार सुनन की मॉम को दिखाया जाता है, लेकिन ये सीन दिखने में कुछ खास नहीं लगता। मतलब जिस फाइट का पूरी सीरीज के स्टार्टिंग से इंतजार था वो एंड में आकर भी कैंसिल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये फाइट नहीं है, इंपॉर्टेंट सुनियान। सुनियन जैसे ही अपनी मॉम को देखता है वो थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पर ये खुद भी थोड़ा चौंका हुआ है, क्योंकि उसको लगा था खतरनाक फाइट के बाद में अपनी मॉम से मिलेगा, लेकिन सब कुछ काफी आसानी से हो गया। ये जैसे ही अपनी मॉम को देखता है तुरंत उसके पास में आता है, उससे गले लग जाता है, उससे कहने लगता है, मॉम कई साल हो गए, काफी टाइम लग गया आपसे मिलने में। ये सुनकर सुनन की मॉम भी रोने लगती है।
इन दोनों के बीच में ये मिलाप चल रहा होता है। इसी टाइम पर हम सू फैमिली के इस मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये हेड और उसके सामने इसके भी ऊपर का एक हेड बैठा हुआ है। ये सू फैमिली का एक हाई लेवल का एंसेस्टर है। ये हेड से बोलता है क्या वो दोनों चले गए? हेड बोलता है हाँ दोनों जा चुके हैं। इस हेड के इतना कहने के साथ ही हमें ये पता चलता है कि ये हेड ही सू यूजिन का फादर है, यानी कि ये रिश्ते में सुनियान का नाना लगता है। और शायद इसी वजह से इसने सुनियान के ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया। अटैक करने से पहले उसने पूरे लंबे टाइम तक बात की और बिना फाइट किए ही इस पूरे मैटर को सुलझा दिया। यहाँ पर जब भी एंसेस्टर इस बारे में सवाल करता है कि इसने सब कुछ इतना आसानी से क्यों होने दिया, तभी हेड कहता है वो लड़का जो कि यहाँ पर आया था वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो ना खुद से ताकतवर था बल्कि साथ में जो दोनों बंदे थे वो भी बहुत ताकतवर थे। अगर उनके साथ में हमारी फाइट होती तो ये फाइट पूरी तरीके से नेक टू नेक होती। उस लड़की सू यून के लिए इतनी बेकार की फाइट करना मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल भी ठीक होगा। ऐसा हो सकता था उस फाइट के अंदर हम हार जाते, और अगर सच में ऐसा हो जाता था तो सब जगह पर हमारी फैमिली का नाम बहुत बुरी तरह से डूब जाता। इसी वजह से मैंने ये चेस प्ले खेला। इससे उस लड़की के साथ में हमारे सारे रिलेशन टूट गए और सब कुछ एकदम आसानी से निपट गया। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज की खुशी है, मेरी बेटी जिसकी पूरी लाइफ एकदम बेकार रही, जिसने उस तरह की बुरी चीजों को फेस किया जिसके अंदर उसकी कोई गलती ही नहीं थी, इस सब के बाद में उसे फाइनली जाकर कुछ ऐसा मिला है जो कि काफी शानदार है। उसका बेटा, उसने एक बहुत ही ताकतवर और बहादुर बेटे को जन्म दिया है जो कि उसे बहुत प्यार करता है। यहाँ से हम वापस से सुनैन के साइड का सीन देखते हैं जहाँ पर सुनैन अपनी मॉम और अपनी इस पुरानी मास्टर के साथ में, अब तो इसे पुराने मास्टर ही बोलना पड़ेगा क्योंकि रिलेशन बदल चुका है। यहाँ पे सुनैन अपनी मॉम से बोलने लगता है आप कब जब थकी हुई होंगी, हमें यहाँ से कब जब दूर निकलना है, इसलिए मैं जल्दी से किसी पालकी वगैरह का इंतजाम करता हूँ। अगर मैंने आपको कल्टिवेशन एनर्जी का यूज करके यहाँ से लेके जाने की कोशिश की तो वो आपके लिए कब्जा थका देने वाला हो सकता है। सुनैन की वो बोलती है ठीक है तुम जो करना चाहते हो वो कर लो, लेकिन इस सबसे पहले मुझे ये बताओ इस पूरे सालों के अंदर तुमने क्या क्या किया है, तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए? इसके अलावा मुझे डिटेल में हर एक जानकारी चाहिए। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा तुमने अपना कल्टिवेशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ा दिया, और इस सब के अलावा तुम इस लड़की से कब मिले? मेरे माइंड में और भी काफी सारे सवाल है जिन सभी के तुम्हें जल्दी से जवाब देने होंगे। सुनैन कहता है मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आपको पूरी तरह से दे दूंगा, लेकिन उससे पहले कोई पालकी वगैरह ढूंढ लेते हैं। सू यूजिन बोलती है ठीक है तुम जैसा चाहो, लेकिन मुझे सब कुछ बता दो देना ही। जी कहते हुए ये तीनों चलना शुरू कर देते हैं। यहाँ से हम डायरेक्टली 2 महीने बाद सीन देखते हैं। एक तांगा एक बिल्डिंग के पास में आके रुकता है। ये शेरिफ मेंशन है जो कि टिन हाउस सिटी के अंदर है। सुनैन वापस से अपनी मॉम के साथ में टिन हाउस सिटी के अंदर पहुंच चुका है। इस पालकी से उतरते हुए सुनैन बाहर तक जो गार्ड होता है उनसे कहने लगता है जल्दी से गवर्नर के पास में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो कि मैं वापस लौट आया हूँ और मेरे साथ में मेरी मॉम भी आई है। जैसे ही खबर इस गवर्नर के पास पहुंचती है, गवर्नर तुरंत ही अपनी बेटी के साथ में भागते हुए सुनैन से मिलने के लिए खुद ही बाहर आ जाता है और फिर कहने लगता है सुनैन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हें यहाँ पर आने से पहले ही हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन बेचनी चाहिए थी कि तुम्हारे साथ में तुम्हारी मॉम भी है। हम पहले से ही यहाँ पे काफी तैयारी रखते, तुम्हारी मॉम हमारी सिटी के अंदर पहली बार आई है, उनके आने की खुशी में हम कब जब इंतजाम कर सकते थे। यूनियो कहती है नहीं नहीं इस सब की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी अब तुम सब एक फैमिली है, यहाँ पर काफी लंबे टाइम तक रहना है तो ये सारी चीजें तो चलती ही रहेगी। इसी टाइम पर सुनैन की वाइफ लेंग्याओ अपनी मदर इन लॉ के सामने झुकने लगती है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि वो लेंग्याओ है और सुनैन की वाइफ है। अपनी बहू को देखने के साथ ही सुनैन की मॉम बहुत खुश जाती है। वो खुश तो बोलती है क्या बात है, तुम तो बहुत शानदार हो, बहुत सुंदर हो और इसके अलावा बड़ों की रेस्पेक्ट करना जानती हो। इसी टाइम पर सुनैन गवर्नर को बताता है कि उसने काफी अच्छी तरीके से खुद की स्ट्रेंथ के अंदर बहुत अच्छा इंक्रीमेंट लाया है। कल्टिवेशन के कारण अब वो भी एक सेंट लेवल पे पहुंच चुका है। जिस मिशन के लिए वो गया था वो काफी जितने सक्सेसफुल रहा है। ये सुनने के साथ ही गवर्नर और लेंग्याओ दोनों ही काफी खुश जाते हैं। गवर्नर बोलने लगता है ये तो बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। इसी खुशी में आज बहुत ही शानदार सेलिब्रेशन होगा, सब के सब जल्दी से अंदर चलो। इसी टाइम पर लेंग्यूरन बोलने लगती है नहीं मैं अंदर नहीं आ सकती, ये ट्रिप मैंने जितना सोचा था उससे भी कई ज्यादा लंबा निकला है, इसी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी सेट के अंदर वापस लौटना होगा, वहाँ पर काफी सारा काम है जो कि अधूरा है। गवर्नर कहता है तो फिर ठीक है, कुछ ही टाइम के अंदर मैं खुद भी अजरो सेट के अंदर आ जाऊंगा, वहाँ पर मुझे भी कुछ जरूरी काम है, वहीं पर सारी बात कर लेंगे। ये सुनने के साथ ही लेंग्यूरन वहां जाने लगती है और जाते हुए एंड में सुनियन से कहती है सुनियान तुम भी गवर्नर के साथ में अजरो सेट के अंदर आना, मेरे पास में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये कहते हुए लेंग्यूरन तेजी से यहाँ से निकल जाती है, लेकिन क्योंकि वो जाते वक्त अपने पेट की तरफ इशारा कर रही होती है इसलिए सुनियान समझ जाता है उसका इशारा क्या था। इस इशारे को गवर्नर और लेंग्यो भी समझ जाते हैं, दोनों ही उसे घूरना शुरू कर देते हैं और सुनियान बहुत डर जाता है, उसे सुन भी नहीं आता इस सारी सिचुएशन को वो किस तरह से डील करे। इसी वजह से डर के कारण उसके पसीने छूटने लगते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक और स्पेशल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इस सीरीज का अभी एक और एपिसोड आना बाकी है, लेकिन क्योंकि मैं इस सीरीज को चाइनीज से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी ही आ जाएगा। तब तक के लिए आप हमारी अदर सीरीज जैसे रीइंकार्नेटेड, फाइनल होप और डूम्सडे हंटर को ट्राई कर सकते हैं।
रीइनकार्नेटेड सीरीज एक स्टोरी है जिसके अंदर मेन वर्ल्ड और गेम वर्ल्ड आपस में कनेक्ट हो चुके हैं और इस गेम के एंड में मॉन्स्टर्स की एक बहुत बड़ी आर्मी ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने के लिए आने वाली है। इस आर्मी के आने से पहले ही ह्यूमंस को जितना हो सके उतना ताकतवर बनना है। लीड हीरो को कुछ टाइम के अंदर इस बारे में पता चल जाता है, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो जाती है। 3 ग्रुप ऑलरेडी बन चुके हैं जो कि आपस में इस वर्ल्ड के डोमिनेंस के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। इसी वजह से काफी सारे रिसोर्सेज इन तीनों की फाइट के अंदर खर्च हो जाते हैं। इसलिए या तो हीरो को किस तरीके से इन तीनों ग्रुप्स को खत्म करना होगा या फिर इन तीनों ग्रुप्स को साथ मिलाकर एक बहुत बड़ी आर्मी बनानी होगी। अगर हीरो ये चीज नहीं कर पाता है तो ह्यूमंस पक्के तौर पर हार जाएंगे, लेकिन अगर वो ये चीज कर भी लेता है तो भी ह्यूमंस जीत नहीं सकते, क्योंकि ये वर्ल्ड बनाया इस तरीके से गया है कि ह्यूमंस ही हर तरीके से इस फाइट के अंदर हारेंगे और मॉन्स्टर्स की जीत होगी। इसी वजह से गेम के हीरो को किस तरीके से ये रास्ता निकालना है जिससे मॉन्स्टर्स हार जाए और ह्यूमंस फाइट में जीत जाए। मैं बहुत जोर से रिकमेंड करूंगा एक बार जरूर से इस सीरीज को ट्राई करना। इस सीरीज का नाम है रीइनकार्नेटेड एज ए गेम चेंजर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फ्रेंड। ये है सीक्रेट्स ऑफ कल्टिवेशन का एपिसोड नंबर 40 और इस सीरीज का फाइनल एपिसोड। हाँ, हम इस सीरीज के एकदम एंड एपिसोड तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद में ये सीरीज ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी है। नाउ अब इस फाइनल एपिसोड को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के अंत तक हमने देखा सुने ने अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाने के बाद में सू फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया था और वहां के काफी सारे लोग भी मार दिए थे। लेकिन इसके बाद में उस पता चलता है कि सू फैमिली ऐसे ही सुनैन की मॉम को उसके हवाले करने के लिए तैयार है। इसलिए सुनैन बिना किसी भी तरह की फाइट किए अपनी मॉम को लेकर उस सिटी से निकल जाता है और सीधे पहुंचता है तेईवा सिटी के अंदर, जहाँ पर उसकी वाइफ और उसकी बाकी की फैमिली है। यहाँ पहुंचने के बाद में सुनैन सबको बताता है कि उसने अपना कल्टिवेशन एकदम पीक लेवल तक पहुंचा दिया है, यानी वो भी अब एक सेंट है। इस टाइम पर सुनैन के साथ में लेन ग्योरान भी होती है, जो कि वहाँ पे मौजूद सबको बताती है कि सुनैन के साथ में उसने जो प्रोग्राम किया था उसका असर दिखाई दे रहा है और कुछ महीनों बाद में इधर तो घूमता भी दिखाई देगा। जहाँ पे लेन ग्योरान ने ये बात एकदम क्लियरली नहीं कही है, लेकिन सबको समझ में आ चुका है वो किस बारे में बात कर रही है। लेन ग्योरान तो इस बारे में बात करने के बाद में उड़ती हुई यहाँ चली जाती है, लेकिन सुनैन के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। गवर्नर और लैंग याओ दोनों ही उससे घूमना शुरू कर देते हैं, लेकिन सुनैन हर बार की तरह इस प्रॉब्लम को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर देता है, क्योंकि ये एक चाइनीज कल्चर की सीरीज है, इसलिए इसका इतना खतरनाक इम्पैक्ट नहीं होता। लेंगिया को जो कुछ भी थोड़ा बहुत गुस्सा होता है वो सारा भी रात होने से पहले खत्म हो जाता है। इसके बाद में इन दोनों के बीच में रात के प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, जो कि शायद से कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, इसलिए सीरीज के अंदर दिखाई नहीं गए। यहाँ पर ये ब्लैक स्क्रीन मैंने नहीं लगाई है, ये सीरीज की तरफ से लगी हुई आई है। मैंने 8-10 जगह ढूंढने की कोशिश की कि इस ब्लैक स्क्रीन के नीचे का सीन मिले। जब यहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा होता है, इसी टाइम पर लेंग याओ सुनैन को अपनी इच्छा बताती है कि जो चीज सुनैन ने लेंग ग्योरान को दी वही इसे भी चाहिए। सुनैन कहता है उसकी तो तुम चिंता ही मत करो, बस कुछ टाइम तुम्हें तो सब कुछ मिल जाएगा और ये तुम जितनी बार चाहो उतनी बार ले सकती हो। यहाँ पे पता नहीं सुनैन किसी बारे में बात कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और जिसको समझ में आ रहा है प्लीज कमेंट में बताने की कोशिश मत करना। इसके बाद में कुछ देर तक ये प्रोग्राम चलने के बाद में जब खत्म होता है तब सुनैन निकल पड़ता है लेंग ग्योरान से मिलने के लिए। लेंग याओ के साथ में इस प्रोग्राम खत्म होने में लगभग 1 हफ्ते का टाइम लग गया है, लेकिन लेंग ग्योरान ने सुनैन को 3 दिन बाद में बुलाया था, यानी कि सुनैन लेट है। इसी वजह से उसे काफी डर लगने लगता है। जैसे जैसे वो जरूरत सेट की तरफ बढ़ रहा होता है वो सोचने लगता है मुझसे एक काफी बड़ी गड़बड़ हो गई है, पता नहीं कैसे मुझे एकदम टाइम का पता ही नहीं चला। अब तो मैं इतना ज्यादा लेट हो चुका हूँ, अगर मैं लेंग ग्योरान के सामने ऐसे चला गया तो जरूर से मुझे बहुत तक गुस्सा करेगी, लेकिन फिर भी उसे फेस तो करना ही होगा। अच्छा होगा मैं उससे इस तरीके से मिलने जाऊं कि यहाँ पर बाकी जितने भी लोग हैं उन सभी को मैं बिल्कुल दिखाई ना दूं। ये सोचकर सुनैन अपने स्वॉर्ड के ऊपर खड़ा होकर बहुत तेजी से उस जगह से गुजरता है और सीधे लेंग ग्योरान के मेंशन के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर काफी सारे लोग जो कि नीचे की साइड खड़े होते हैं उन्हें केवल बहुत तेज हवा फील होती है, लेकिन कहीं पे भी सुनैन दिखाई नहीं देता। फिर जब सुनैन लेंग ग्योरान के सामने पूछता है तो वो कहने लगती है आखिरकार तुम यहाँ पर आए गए, तुम्हें याद आ गया कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। मैंने तुम्हें जाने से पहले अपनी कंडीशन बारे में बताया था, इसके बावजूद भी तुम्हें आने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे फादर इन लॉ के साथ में 3 दिन बाद में आना, और तुम्हारे फादर इन लॉ को यहाँ से गए हुए अभी 3 दिन हो चुके हैं। तुमने सच में इस बार तो हद ही कर दी है, तुम सच में बहुत ज्यादा लापरवाह हो। सुनैन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे केस में तो बिल्कुल लापरवाह हो ही नहीं सकता। वैसे उस टाइम पर तुम जब वहां से जा रही थी तुम जाते वक्त कहा था मैं एक बार फिर से वो सब कुछ सुनना चाहता हूँ, वो भी एकदम साफ शब्दों में। क्या वो सब कुछ एकदम सच है? लेंग ग्योरान कहती है हाँ सब सच है, तुम जल्दी ही फादर बनने वाले हो। ये सुनकर सुनैन काफी खुश जाता है और फिर इसके बाद में इन दोनों के बीच में कुछ फालतू की बातें शुरू हो जाती है, जो कि मैं एक एक शब्द यहाँ बताने वाला हूँ क्योंकि मुझे एपिसोड लंबा करना है। हाय मेरा पैसा। वैसे चलो छोड़ जाने दो,
थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर देते हैं। इन दोनों की बातों को मैं थोड़ा शॉर्टली बताता हूँ। सुनिन कोशिश करता है कि लैंग यूरान को यहाँ से ले जाकर जहाँ पर उसका मेन हाउस है वहाँ पे शिफ्ट कर सके, लेकिन लैंग यूरान इसके लिए साफ मना कर देती है क्योंकि यहाँ पर उसका अजूरा सेक्ट है और अजूरा सेक्ट को ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता। इसके बाद में जब सेक्ट की बात शुरू होती है तो दोनों सेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं कि किस तरीके से इसे ग्रो किया जा सकता है। यहाँ पर सुनिन एक आइडिया देता है कि जिस तरीके से तैवा सिटी के सेक्ट के अंदर वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था, वैसे ही इस सेक्ट के अंदर भी ऐसे ही कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाए। इस तरीके से सेक्ट का काफी नाम होगा, लोगों को पता चलेगा कि हमारे सेक्ट का लीडर कितना ज्यादा ताकतवर है और इसके अलावा हमारा सेक्ट भी काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा। जब मैंने उस कंपटीशन जीता था तभी ये अच्छा खासा फेमस हो चुका था। अभी इस टाइम पर हमारा सेक्ट नंबर 2 पर है, लेकिन जैसे ही ये कंपटीशन खत्म होगा हम नंबर 1 पर होंगे। इसके बाद में ये दोनों अपने फ्यूचर के बारे में बात करने लगते हैं। इस बात के एंड में लैंग यूरान इस बात के लिए मान जाती है कि वो सुनिन की वाइफ होने का अधिकार कभी भी जताने की कोशिश नहीं करेगी और न ही सुनिन को कोई भी हस्बैंड वाला काम करने की जरूरत है, लेकिन सुनिन को लैंग यूरान के बच्चों को पूरा अधिकार देना होगा। ये सुनने के साथ ही सुनिन जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है ये प्रॉब्लम भी पूरी तरह सॉल्व हो जाती है। वही सुनने के साथ ही इस चीज के लिए भी हाँ कह देता है और लैंग यूरान को बताता है कि तुम्हारे बच्चे और लैंग याओ के बच्चे मेरे लिए एकदम बराबर है, वो दो एक तरह से मेरे ही बच्चे हैं। मैं जल्दी ही एक बहुत बड़ा एरिया खरीद लूंगा, उसके बाद में उस एरिया के अंदर तुम दोनों के बच्चे साथ में खेल सकते हैं, उनके अंदर एक काफी अच्छा भाईचारा हो सकता है। ये सब के सब जब साथ में बड़े होंगे और मुझसे अपना कल्चर सीखेंगे तो सब बहुत ताकतवर बनेंगे। यहाँ पर सुनन की ये बात पूरी भी नहीं होती तभी सुनन एकदम से लैंग यूरान की तरफ देखता है। वो काफी गुस्से में उससे कहने लगती है ये तुमने कैसे किया, मतलब अभी हफ्ते भर पहले ही तो तुम अपनी मॉम के साथ में उस सिटी के अंदर लौटे थे और उसके बाद में तुम यहाँ पर आ गए। केवल इतने टाइम पीरियड के अंदर तुमने वहां पर भी अपना प्रोग्राम फिक्स कर लिया। तुम इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हो, तुम सच में एक बहुत बड़े ठरकी इंसान हो। ये कहते हुए लैंग यूरान सुनने गाल पर अब थप्पड़े मारना शुरू कर देती है। सुनिन किस तरीके से लैंग यूरान को शांत करने की कोशिश करता है, फिर तो काफी देर तक अपने गालों पे थप्पड़े खाता रहता है और फिर एकदम से उसे पकड़कर उसे रोक देता है। यहाँ से आगे कुछ और देर तक यही फालतू की बातें चलती रहती है, जिसके साथ में इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। यहाँ से आगे इसके इंग्लिश में या फिर ओरिजिनल लैंग्वेज चाइनीज के अंदर एक भी चैप्टर नहीं है, सारे चैप्टर एक्सप्लेन हो चुके हैं। इस सीरीज का नाम है होंग टियानशन चुन या फिर द ग्रेटेस्ट डिटी। यहाँ से आगे आप हमारे चैनल के अदर सीरीज जैसे कि फाइनल होप, डूम्सडे हंटर या फिर रीइनकार्नेटेड सीरीज को ट्राई कर सकते हैं। ये तीनों ही बहुत ही जबरदस्त सीरीज है और इन तीनों के काफी सारे एपिसोड मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन सीरीज के पूरे सीजन आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं साइड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार जरूर से इन सीरीज को ट्राई करना और एटलीस्ट 3-4 एपिसोड देखने के बाद में पूरी सीरीज को भी देखना, क्योंकि जरूर से सीरीज पसंद आएगी ही। इस लड़के का नाम सॉन्ग है, जिसके हाथ में एक चक्कू है। लड़का उस चक्कू को अपने पेट में घुसा देता है, जिससे इसकी डेथ हो जाती है। डेथ के तुरंत बाद ये वापस से अपनी बॉडी के अंदर रीइनकार्नेट हो जाता है और इसे फाइटर का रोल मिलता है। असल में ये लड़का इस टाइम पर एक गेम के अंदर है जहाँ पर इसे मर्चेंट का रोल मिला है, लेकिन ये बिल्कुल बेकार है। लड़के को पता है अगर ये खुद को मार लेगा तो वापस से इसका रीइनकार्नेशन हो जाएगा और इसे तो दूसरा रोल मिलेगा, इसलिए लड़के ने खुद को मार लिया है। लेकिन अभी भी इसके पास में अच्छा रोल नहीं है, इसलिए लड़का खुद को दोबारा से मार लेता है। ऐसे करते करते 30 बार मारने के बाद भी इसे एक अच्छा रोल नहीं मिलता। अब इसके पास में केवल 11 सेकंड बचे हैं, इसलिए सॉन्ग डिसाइड करता है वो एक बिल्डिंग से नीचे कूद जाएगा। वो ऐसा कर भी देता है और सर के बल सीधे जमीन पे गिरता है। गिरते ही इसकी डेथ हो जाती है और वापस से रीइनकार्नेशन हो जाता है। इस रीइनकार्नेशन के बाद में इसे वो मिलता है जो कि चाहता था। ये रोल है कॉम्बिनेशन 2 रोल्स का, गोल्डन मर्चेंट और एक फाइटर का। ये देखकर सॉन्ग खुशी हो रहा होता है, तभी इसके पीछे एक बड़ा सा गोब्लिन आ जाता है और एक स्क्रीन शॉट होती है जिसपे लिखा है तुम इसके सामने 1 घंटे तक सर्वाइव करना होगा। तभी वो गोब्लिन सॉन्ग के ऊपर एक फ्लेम थ्रोर मार देता है।